हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लेकर आए हैं परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशंस। दोस्तों, मैथ्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। दोस्तों, इसको पढ़ने के बाद इसके सवालों को करने में बहुत मज़ा आएगा। और दोस्तों, इस वीडियो में हमने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स कवर किए हैं और उन पर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस भी कवर किए हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप एंड तक देखिएगा। अगर आप एंड तक नहीं देखेंगे तो आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट छूट जाएंगे। हमने लास्ट तक कॉन्सेप्ट्स को कवर किया, उन पर बेस्ड क्वेश्चंस करवाए हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखिए। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशंस। दोस्तों, आपके सामने लिखा हुआ है अरेंज ए एंड बी। दोस्तों, अभी मैंने स्टार्ट नहीं किया चैप्टर, मैं जस्ट आपको आइडिया दे रहा हूँ कि इसमें हम क्या सीखने वाले हैं। आपको अगर कहा जाए ए और बी को अरेंज करो, तो आप दोस्तों कैसे अरेंज कर सकते हैं ए और बी को। देखिए, हम इसको लिख सकते हैं ए कोमा बी और बी कोमा ए। दो तरीके से हम इसको अरेंज कर सकते हैं दोस्तों। दोनों अलग अलग अरेंजमेंट्स हैं, डिफरेंट अरेंजमेंट्स हैं, और इन दो तरीके से हम इसको अरेंज कर सकते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ए और बी को अरेंज करने के टोटल कितने तरीके हुए दोस्तों? 2। ठीक है दोस्तों। इसी तरह अगर आपको दिया जाए कि ए बी और सी को अरेंज कीजिए दोस्तों, तो इसको आप कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं? ए बी सी, ए सी बी, बी ए सी, बी सी ए, सी ए बी और सी बी सी। ठीक है दोस्तों। नंबर ऑफ वेज टू अरेंज ए बी सी आर कितने हो गए दोस्तों? 6। टोटल 6 वेज है दोस्तों। बट दोस्तों, अगर आपको कोई बड़ा नंबर दे दिया जाए, ये एक 3 लेटर का है, 3 लेटर आपको दिए गए हैं जिनको अरेंज करना है, लेकिन कोई बड़ा वर्ड दिया हो, नंबर ऑफ लेटर्स ज़्यादा हो, तो उसको अगर हम इसी तरीके से अरेंज करने बैठेंगे तो दोस्तों बहुत टाइम लग जाएगा। तो उसके लिए क्या है? उसके लिए दोस्तों परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशंस हैं। उसमें हम कई फॉर्मूले देखेंगे, कई मेथड्स देखेंगे, कई कॉन्सेप्ट सीखेंगे। उनकी हेल्प लेकर हम बड़े बड़े नंबर्स को अरेंज कर सकेंगे। अगर दोस्तों देखा जाए तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस एक काउंटिंग का सब्जेक्ट है। इसमें हमको काउंटिंग्स करनी होती है, लेकिन किस तरीके से करनी है, किस पैटर्न में करनी है, किस वे में हमें जाना है, वो हम सीखने वाले हैं कि किस तरह के क्वेश्चन को किस तरह हैंडल करना है। और एक जनरल सब्जेक्ट है, कॉमन सेंस वाला सब्जेक्ट है दोस्तों। आपको सोचना है और अप्लाई करना है। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। पहले प्रिंसिपल पे आते हैं दोस्तों। मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन का फंडामेंटल प्रिंसिपल क्या है दोस्तों? इस चैप्टर में आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे, बहुत सारे डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे। उनमें आपको मल्टीप्लिकेशन करना है या एडिशन करना है, इसका हम फंडामेंटल प्रिंसिपल इसमें देखेंगे, कब हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं और कब हम एडिशन करते हैं। तो दोस्तों, अगर मैं आपको बोलूँ कि आपको किसी एक काम को करना है, उस काम को हम बोल देते हैं ए। एक आपको टास्क दिया गया है जिसको बोलते हैं ए, और उसको करने के आपके पास एम तरीके हैं। इन एम वेज वी कैन कंप्लीट द टास्क ए। एम तरीकों से इस काम को खत्म कर दिया जाता है। ठीक है दोस्तों। और ये कहा जाता है कि ए के कंप्लीट होने के बाद हमको एक दूसरा टास्क बी कंप्लीट करना है। ठीक है दोस्तों। बी को कंप्लीट करने के लिए आपके पास एन नंबर ऑफ वेज है। ठीक है दोस्तों। तो आपको कहा जाए कि ए और बी दोनों को कंप्लीट करने के आपके पास कितने तरीके हैं। अगर आपको ये कैलकुलेट करना हो तो आप कैसे करेंगे? एम और एन को ऐड करेंगे, एम और एन को मल्टीप्लिकेशन करेंगे, क्या करेंगे, ये आपको सोचना है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, हम कुछ एग्जांपल लेते हैं, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा कि आपको क्या करना है। लेट सपोज दोस्तों, आपको ये एक पॉइंट है एक्स, इससे आपको जाना है वाई पर, और वाई से आपको जाना है जेड पर। ठीक है दोस्तों। एक्स से वाई जाने के लिए आपके पास 5 तरीके हैं दोस्तों। 5 तरीकों से आप एक्स से वाई जा सकते हैं। 5 वेज दोस्तों। उन 5 वेज में हो सकता है बाई एयर, बाई टैक्सी, ट्रेन, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। ऐसे दोस्तों आपके पास 5 तरीके हैं। ठीक है दोस्तों। वाई से जेड जाने के लिए दोस्तों आपके पास 4 तरीके हैं, 4 वेज। ठीक है दोस्तों। वो भी कुछ अलग अलग हो सकते हैं, एयर, ट्रेन, बस, रिवर, जो भी है, बोट। 4 तरीके हैं आपके पास वाई पोजीशन से जेड पे जाने पर, और इस एक्स की लोकेशन से वाई की लोकेशन पे जाने के 5 तरीके हैं। अगर आपसे दोस्तों कोई पूछता है कि एक्स से जेड तक जाने के लिए आपके पास टोटल कितने तरीके हैं, आप कितने तरीकों से एक्स से जेड तक आ सकते हैं, तो हमारा टास्क है एक्स से जेड तक जाना। ये पूरा एक काम है, ऐसा नहीं है, ये 2 काम नहीं है दोस्तों, एक काम है, टोटल सिंगल टास्क है। उसमें हमको यहाँ से यहाँ तक जाने के रास्ते भी काउंट करने पड़ेंगे और यहाँ से यहाँ तक की रास्ते भी काउंट करने पड़ेंगे।
दोस्तों हमसे पूछा गया है कि x से z तक जाने के बाद हमारे पास टोटल कितने तरीके हैं, कितने तरीकों से हम x से z तक जा सकते हैं। तो इसके लिए दोस्तों आपको क्या करना होगा देखते हैं। सबसे पहले हम x से y तक जाने के रास्ते देखते हैं। दोस्तों x से y तक जाने के 5 रास्ते हैं दोस्तों, ठीक है। और y से z तक जाने के भी दोस्तों 4 रास्ते हैं। इनको हम 1 2 3 4 बोल देते हैं, 1 2 3 4 5। इनको हम ABCD बोल देते हैं, A B C और D। लेट सपोज दोस्तों हम सबसे पहले A रास्ते को पकड़ते हैं। यहाँ से हम A से जाएंगे, तो यहाँ से आपके X से Z तक जाने के कितने तरीके हो गए। या तो हम ऐसे जा सकते हैं, ठीक है दोस्तों, या हम ऐसे जा सकते हैं, या ऐसे, या ऐसे, या ऐसे। दोस्तों हमने या वर्ड का यूज़ किया है, दिस वे और दिस वे और दिस वे और दिस वे और दिस वे, और का यूज़ किया दोस्तों, ठीक है। तो और जब आता है दोस्तों तो हम एडिशन करते हैं, तो कितने वे हो गए, 1 2 3 4 5। जब ए से जाते हैं तो 5 रास्ते हैं दोस्तों। ऐसे ही अगर दोस्तों बी से जाएंगे तो भी 5 रास्ते बनेंगे। जब सी से जाएंगे तो भी 5 रास्ते बनेंगे, और डी से जाएंगे तो भी 5 रास्ते बनेंगे, ठीक है दोस्तों। जब और आ गया तो हमने ऐड कर दिया 1 2 3 4 5, टोटल 5। अब दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ और है, 1 एंड ए से जाएंगे, 2 एंड ए से जाएंगे, मतलब इस पूरे काम को खत्म होने के लिए आपको 2 और ए दोनों रास्तों से जाना पड़ेगा। 1 और ए दोनों रास्तों से जाना पड़ेगा, नहीं तो काम कंप्लीट नहीं होगा। हम यहाँ पे 1 और ए नहीं बोल सकते, 1 एंड ए से, 2 एंड ए से, 3 एंड ए से, ठीक है दोस्तों। तो 5 एंड 4 वेज, ठीक है दोस्तों, पूरे काम को कंप्लीट होने के लिए। यहां से हम काउंट करते हैं, कितने हो गए, 5 5 10 5 15 5 20, ठीक है दोस्तों, टोटल 20 वेज। इसको हम ऐसे भी निकाल सकते हैं दोस्तों, सीधा 5 मल्टीप्लाई बाई 4, 20 वेज। दोस्तों ये था मल्टीप्लिकेशन और एडिशन का एग्जाम्पल। अगर हमको एक काम दिए गए ए, इसको करने के m तरीके हैं, इसके बाद हमें b को भी काम करना है, इसको करने के n तरीके हैं, तो टोटल दोनों काम को खत्म करने के तरीके हो गए दोस्तों m इंटू n। ठीक है दोस्तों, अगर हमसे पूछा जाता सिर्फ x से y तक जाने के कितने तरीके हैं, तो ये 5 अल्टरनेट वेज हैं, हम पांचों को ऐड कर देते, तो टोटल 5 वेज हैं दोस्तों। इसी तरह पूछा जाता कि y से z तक जाने के कितने तरीके हैं, टोटल 4 तरीके हैं, ठीक है दोस्तों। लेकिन x से z तक जाने के लिए हमारे पास 20 वेज है दोस्तों, 20 कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। 1 का इन चारों से कॉम्बिनेशन बन सकता है, 2 का इन चारों से कॉम्बिनेशन बन सकता है, 3 का कॉम्बिनेशन बन सकता है, 4th का इन चारों से कॉम्बिनेशन बन सकता है। ऐसे टोटल 20 कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। इसलिए जो दोस्तों हमारा जो आंसर होगा वो होगा टोटल 20 वेज, ठीक है दोस्तों। दोस्तों ये था बेसिक फंडामेंटल। अगर आपको समझ में नहीं भी आया तो दोस्तों कोई घबराने वाली बात नहीं है, आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाएंगे वैसे वैसे आपको क्लियरिटी आती रहेगी। और थोड़ा सा इस क्वेश्चन को आप एक बार अपने हाथ से कीजिए, इस सेम क्वेश्चन को भी आप अपने दिमाग से सोच कर और समझ के एक बार करेंगे तो आपको पूरी क्लियरिटी आ जाएगी मल्टीप्लिकेशन और एडिशन की। फिर भी आपको ज़्यादा जोर देने की जरूरत नहीं है, हम आगे जैसे जैसे और क्वेश्चंस करेंगे हमको क्लियरिटी बनती जाएगी। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। फैक्टोरियल दोस्तों फैक्टोरियल के बारे में हमें थोड़ा पता होना चाहिए इस चैप्टर को पढ़ने से पहले कि फैक्टोरियल क्या होता है और उसका यूज़ कैसे करते हैं। दोस्तों फैक्टोरियल को रिप्रेजेंट करते हैं और ठीक है दोस्तों, इसको बोला जाता है फैक्टोरियल एन, इसको भी फैक्टोरियल एन बोलते हैं। और इसको जब ऐसे लिख सकते हैं एन इंटू एन माइनस 1 इंटू एन माइनस 2 मल्टीप्लाई एन माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय सो ऑन 2 मल्टीप्लाई, ठीक है दोस्तों। जैसे आपको बोला जाए फैक्टोरियल 3 तो इसको लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1, ठीक है दोस्तों। ऐसे आपको बोला जाए फैक्टोरियल 4 तो इसको लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1। और दोस्तों एक तरीका ऐसे भी है, इसको लिख सकते हैं 4, इसको हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, फैक्टोरियल 3 लिख सकते हैं ना दोस्तों। तो इसको ऐसे भी ओपन किया जा सकता है। इसी तरह फैक्टोरियल n को लिख सकते हैं n
मल्टीप्लाई बाय फैक्टोरियल n-1। ठीक है दोस्तों। दोस्तों एक सवाल देता हूँ, इसको आप होमवर्क में कीजिएगा। आपको सॉल्व करना है। आपको दिया है फैक्टोरियल n+1 इज इक्वल टू 30 फैक्टोरियल n-1। ठीक है दोस्तों, आप n+1 को खोल सकते हैं और फिर इसको सॉल्व कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल है, नहीं होता है तो आप हमें कमेंट करके बताइए, हम इसको सॉल्व करके बताएंगे। ठीक है दोस्तों। दोस्तों ये तो फैक्टोरियल का फॉर्मूला हुआ कि इसको कैसे यूज़ करते हैं, लेकिन परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस में ये कैसे यूज़ आने वाला है वो हम आगे वाले एग्जांपल्स में समझेंगे। उससे आपको पता लगेगा कि फैक्टोरियल का कितना यूज़ है इस चैप्टर में। तो चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों हम थोड़ा ओवरव्यू ले लेते हैं, हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं उसका एक ओवरव्यू ले लेते हैं। दोस्तों परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस में टोटल 2 ही तरह की चीज़ें होती है, सिलेक्शन और अरेंजमेंट। हम कितने तरीके से चीज़ों को सेलेक्ट कर सकते हैं और कितने तरीक़ों से उनको अरेंज किया जा सकता है, ये 2 ही चीज़ों को हम पढ़ने वाले हैं दोस्तों। सिलेक्शन क्या होता है दोस्तों? सिलेक्शन का मतलब यह है कि आपको कुछ ग्रुप ऑफ थिंग्स दे दिया, उन ग्रुप ऑफ थिंग में से आपको कुछ चीज़ों को सेलेक्ट करना है। जैसे आपको n ऑब्जेक्ट्स या n थिंग्स दे दी, उनमें से आपको r ऑब्जेक्ट्स को सेलेक्ट करना है। जैसे आपको एक एग्जांपल देता हूँ, आपको 3 लेटर दिए A B C, इनमें से आपको कहा जाए कि 2 लेटर सेलेक्ट करने हैं, तो 2 लेटर्स को आप कितने तरीके से सेलेक्ट कर सकते हैं, यही सिलेक्शन है दोस्तों। ये सिलेक्शन के क्वेश्चन बनते हैं। 2 लेटर को कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं दोस्तों? या तो A भी ले लिया, या B C ले लिया, या C और A को ले लिया। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से आप सिलेक्शन कर सकते हैं। इसके फॉर्मूले को दोस्तों नॉर्मली NCR से बताया जाता है। ये क्या होता है इसको हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे और उस पर बेस्ड क्वेश्चंस भी करेंगे। इसी तरह दोस्तों होता है अरेंजमेंट। अगर आपको कहा जाए कि ABC में से आपने 2 लेटर्स तो लिए, लेकिन उनको अरेंज भी करना है आपको, तो 2 लेटर्स को हम कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं? मतलब क्वेश्चन पूरा ये है कि इन 3 में से 2 लेटर्स को आप कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं। तो 3 में से 2 लेटर्स आपने लिए A B B C और C A, तो उनको आप टोटल 6 तरीके से अरेंज कर सकते हैं दोस्तों। A B B A B C C B C A A C, ये हो गया दोस्तों अरेंजमेंट। इसके फॉर्मूले को दोस्तों NPR से बताते हैं। यहाँ पे हो जाएगा 3P2, यहाँ पे हो जाएगा 3C2। ठीक है दोस्तों, 3P2 3C2 इनको सबको हम आगे समझेंगे। एक चीज़ दोस्तों आपको ये बता देता हूँ, अगर आपको 3 लेटर दिए हैं A B C, अगर आपको कहा जाए इन तीनों को हम कितने तरीकों से अरेंज कर सकते हैं, हमने स्टार्टिंग में ही देखा था, हमारे चैप्टर के स्टार्टिंग में ही, कि इन तीनों को हम 6 तरीके से अरेंज कर सकते हैं। इसको दोस्तों हम ऐसे भी लिख सकते हैं, फैक्टोरियल 3 ways टू अरेंज these 3 लेटर। ठीक है दोस्तों, फैक्टोरियल 3 ways में हम तीनों लेटर्स को अरेंज कर सकते हैं। 2 लेटर होते तो दोस्तों फैक्टोरियल 2 तरीके से अरेंज कर सकते थे, 4 होते तो फैक्टोरियल 4 तरीके से अरेंज कर सकते थे। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, NPR, इसमें दोस्तों दो चीज़ें हैं। पहला तो 3 में से 2 का सिलेक्शन, आपने 3 में से 2 का सिलेक्शन किया है, AB को लिया है या BC को लिया है या CA को लिया है, तो सिलेक्शन को हम लिख सकते हैं NCR, और फिर उन दोनों को आपने अरेंज किया है, तो 2 को अरेंज करने के तरीके हो गए फैक्टोरियल 2। ठीक है, तो इसको हम फैक्टोरियल R लिख सकते हैं R के केस में। तो दोस्तों NPR को हम NCR मल्टीप्लाई बाय फैक्टोरियल R भी लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये कॉन्सेप्ट मैं आपको यहाँ समझाना चाहता था, आपको समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया होगा तो आप एक बार वापस देखिए इस पेज को, इस क्लिप को आप वापस देखिए। फिर भी अगर कोई दिक्कत है दोस्तों आप हमको कमेंट कर सकते हैं, हम वापस एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है दोस्तों, अब NPR क्या होता है, NCR क्या होता है, ये हम आगे देखेंगे। फैक्टोरियल में आपको बता चुका हूँ क्या होता है, और आपको कोई भी ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स दिया हुआ है उनको अरेंज करने के कितने तरीके होते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया है। ठीक है दोस्तों, आगे जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। दोस्तों एक चीज़ बता दूं, ये जो फैक्टोरियल है ये विदाउट रिपीटेशन इसको अरेंज करने के तरीके हैं। विदाउट रिपीटेशन मतलब जैसे आपको AB है, इसको अरेंज करना है, तो आप AB लिख सकते हैं या BA लिख सकते हैं, ये 2 तरीके हो गए। लेकिन ये रिपीटेशन नहीं है, मतलब यहाँ रिपीटेशन होता अगर AA या BB। ठीक है दोस्तों, तो ये 2 रास्ते और बन जाते। ठीक है, तो उस केस में फैक्टोरियल वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा। जब हमको विदाउट रिपीटेशन अरेंज करना होता है तो फैक्टोरियल वाला फॉर्मूला लगता है दोस्तों, तो हम इसको फैक्टोरियल 2 ways में अरेंज कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले दोस्तों परम्यूटेशंस दोस्तों अरेंजमेंट को भी बताता है। इसकी डेफिनेशन होती है नंबर ऑफ वेज
ऑफ अरेंजिंग इक्वल और लेसर नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम ए ग्रुप विथ ड्यू रिगार्ड पेड टू ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट। दोस्तों इसमें अरेंजमेंट पे बहुत ध्यान दिया जाता है कि हमको किस तरीके से अरेंज करना है, अरेंजमेंट को ये बताता है, ठीक है दोस्तों। और इसको परम्यूटेशंस भी कहा जाता है, जैसे हमारा चैप्टर परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, तो अरेंजमेंट है उनको परम्यूटेशंस भी कहा जाता है। सबसे पहले दोस्तों परम्यूटेशंस क्या है, नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग इक्वल और लेसर ऑब्जेक्ट्स, ठीक है दोस्तों। आपको टोटल n ऑब्जेक्ट दिए हुए हैं, उसमें से आपको r को अरेंज करना है या n को अरेंज करना है। r जो है यहाँ पर दोस्तों, मतलब आपके पास 10 ऑब्जेक्ट्स हैं, उनमें से आप या तो पूरे 10 को अरेंज कर सकते हैं या 10 से कम को अरेंज कर सकते हैं। 10 ऑब्जेक्ट्स में से आप 11 को तो अरेंज नहीं कर सकते हैं। तो यही ये क्वेश्चन कहना चाह रहा है, यही ये डेफिनेशन कहना चाह रही है कि इक्वल और लेसर नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स को आपको अरेंज करना है और उसके अरेंजमेंट के ऑर्डर पे आपको स्पेशल ध्यान भी देना है दोस्तों, ठीक है। अब हम इसको समझते हैं कि नंबर ऑफ वेज कैसे कैलकुलेट करना है। ये तो थ्योरेटिकल डेफिनेशन हो गई, लेकिन प्रैक्टिकली जब क्वेश्चन करना है तो हमको कैसे कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ वेज, तो इसके डेरिवेशन देखते हैं दोस्तों। सपोज कीजिए आपके पास n स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, और r आपके पास पोजीशंस हैं या प्राइस बोल लीजिए, ठीक है। अब आपको n में से r स्टूडेंट्स को प्राइस देना है। आप कितने तरीके से दे सकते हैं दोस्तों। r प्राइस है, r एक नंबर है, 5 6 7 कुछ भी हो सकता है, n भी एक नंबर है, लेकिन जो यहाँ पर r जो है वो लेस देन n है। आप कैसे अरेंज कर सकते हैं, कितने नंबर ऑफ वेज है उसको अरेंज करने की, ये हमको फाइंड आउट करना है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। लेट सपोज दोस्तों ये हमारे प्राइस है r तक, ठीक है। ये पहला है, दूसरा है, तीसरा, चौथा, पांचवा, सिक्स्थ, आर्थ, ठीक है। फर्स्ट प्राइस कितने तरीके से दिया जा सकता है दोस्तों। आपके पास n बच्चे हैं, लेट्स सपोज आपके पास 3 बच्चे हैं, तो आप फर्स्ट प्राइस को 3 तरीके से दे सकते हैं, या तो पहले को दे दें, या दूसरे को दे दें, या तीसरे को दे दें, है ना दोस्तों। तो फर्स्ट प्राइस पर हम n तरीके से दिया जा सकता है, ठीक है। ऐसे दोस्तों सेकंड प्राइस को कितने तरीके से दे सकते हैं, n-1, क्योंकि n में से एक को फर्स्ट प्राइज मिल जाएगा तो n-1 स्टूडेंट्स बचेंगे, तो सेकंड प्राइज को आप n-1 तरीके से दे सकते हैं। थर्ड प्राइज को n-2, फोर्थ को n-3, ठीक है दोस्तों। 4 को थर्ड, तो फिफ्थ को n-4, ऐसे मान लीजिए एट्थ है, एट्थ को n-7 तरीके से दे सकते हैं दोस्तों। आर्थ प्राइज होगा, आर्थ पोजीशन जो होगी उसको हम दे सकते हैं n-r+1, ठीक है दोस्तों। आप ये देख सकते हैं सिमेट्री से, ये जो आपकी एक सीक्वेंस बन रहा है, यहाँ पे 8 है तो यहाँ 7 आ रहा है, तो यहाँ r है तो r-1 आएगा, तो n-r-1 को हम ब्रैकेट को जब ओपन करेंगे तो n-r+1 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। ये n-4 है फिफ्थ नंबर पे, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, n-5+1, तो n-4 हो जाएगा। इसी तरह ये n-r+1 हो गया। तो मतलब ये जो आपके टोटल नंबर ऑफ वेज हो गए, इतने तरीकों से आप r प्राइस को n स्टूडेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं। नंबर ऑफ प्राइस r है, ठीक है दोस्तों। तो अब इसको हम कैसे लिखें, ये आपका एक फॉर्मूला हो गया, डेरिवेशन हो गई। तो जो परम्यूटेशंस हैं n में से r को अरेंज करने की, उसको हम लिखते हैं npr। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, उसको हम बोलते हैं npr। npr बताता है नंबर ऑफ वेज टू अरेंज इक्वल और लेसर नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम ए ग्रुप, ठीक है। ये r ऑब्जेक्ट्स हैं, n ऑब्जेक्ट्स में से r ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करने के तरीकों को ये बताता है, ठीक है दोस्तों। ये npr होता है, ठीक है। और इसका फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, n-1, n-2, so on, n-r+1, ठीक है, ठीक है दोस्तों। तो ये तरीके हो गए आपके n2 n-r+1। दोस्तों इसके फॉर्मूले को थोड़ा सा सॉल्व किया जाए तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, npr इज इक्वल टू फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n-r। इस फॉर्म में इसको सॉल्व करना बहुत आसान है दोस्तों। आपको ऊपर फैक्टोरियल n डालना है, नीचे n-r डालना है, उसको सॉल्व कर लेना है, बस ये सॉल्व हो जाएगा npr से, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों हम एक एग्जांपल कर लेते हैं। दोस्तों ये ध्यान देने वाली बात है, इस फॉर्म को सॉल्व किया, ये फॉर्म जो है इसको जब हमने सॉल्व किया
तो हम इस फॉर्म पर आए हैं। इसको सॉल्व करने का तरीका अगर आपको जानना है तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो बना के डाल दूंगा। बहुत ही सिंपल है, आप बुक में देखेंगे तो भी समझ में आ जाएगा। फिर भी नहीं समझ में आता तो आप कमेंट कीजिए, हम सॉल्व करके बताएंगे आपको। अभी एक एग्जांपल दे देते हैं दोस्तों। आपके पास 10 स्टूडेंट्स हैं, उनमें आपको 3 प्राइज अरेंज करना है या डिस्ट्रीब्यूट करना है। आप कितने तरीके से 3 प्राइज 10 स्टूडेंट्स में बांट सकते हैं। कुल मिला के ये है बात कि आपके पास 3 पोजिशंस है, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। ठीक है दोस्तों, ये तीनों प्राइज हो गए, 3 प्राइज, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। इन 3 पोजीशन पे आपको इन 10 स्टूडेंट्स को अरेंज करना है। आप कितने तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। तो पहली पोजीशन पे आप 10 तरीके से अरेंज कर सकते हैं। आपके पास राम, श्याम, सोनू, मोनू ऐसे 10 बच्चे हैं। उन 10 बच्चों को आप पहली पोजीशन पे 10 में से एक ही आएगा, लेकिन 10 ऑप्शन है आपके पास। 10 तरीके से आप पहली पोजीशन को भर सकते हैं, फिल कर सकते हैं, ठीक है। एक यहाँ बैठ गया तो सेकंड पोजीशन पे आपको 9 ऑप्शन बचेंगे। 9 तरीके से आप सेकंड पोजीशन को भर सकते हैं। इसी तरह थर्ड पोजीशन को आप 8 तरीके से भर सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ ऑप्शन कितने हो गए दोस्तों? 10 × 9 × 8। ये आपका आंसर हो गया दोस्तों। अब हमारे फॉर्मूले से भी करके देखते हैं दोस्तों। 10p3 फैक्टोरियल 10 अपॉन फैक्टोरियल 10 - 3 7। तो ऊपर लिख देते हैं 10 9 8 फैक्टोरियल 7। दोस्तों फैक्टोरियल हमने सीखा है तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर। फैक्टोरियल 7 से 7 कैंसिल, ये आपका आंसर आ गया दोस्तों। बहुत ही सिंपल है दोस्तों, डायरेक्ट फॉर्मूला ही कर सकते हैं, लेकिन हमने इसकी बेसिक अप्रोच को सीखा है। ये देखिए हमने जो डेरिवेशन किया है वहाँ पे हमने इसकी बेसिक अप्रोच को सीखा है, तो हम बेसिक अप्रोच को यूज़ करके भी कर सकते हैं। तो आपको वहाँ फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप बेसिक अप्रोच को लगाइए और आपका सवाल सॉल्व हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये था दोस्तों परम्यूटेशंस के बारे में। आपको समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया हो तो वापस देखिए। फिर भी अगर आपको डाउट है, लगता है कि नहीं समझ में आया है, तो आप कमेंट कीजिए, हमको बताइए, हम वापस उसको आपको एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों हम क्वेश्चंस करते हैं। हम बहुत सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं जिससे आपको कोई डाउट नहीं रहे, सभी कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाए। पहला क्वेश्चन है, मॉडर्न नंबर ऑफ वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग 3 लेटर्स। क्या बोलता है दोस्तों? ये आपको एक वर्ड दिया हुआ है मॉडर्न, इसके कोई भी 3 लेटर को यूज करके आप कितने वर्ड्स बना सकते हैं। ठीक है, 3 लेटर्स को यूज करना है, मतलब आपके पास 3 पोजिशन है दोस्तों। इन 3 पोजिशन पे आप इनमें से किसी भी लेटर को लिख सकते हैं और उससे कितने वर्ड्स बनेंगे, मतलब जितने तरीके से हम इसके 3 वर्ड्स को अरेंज कर सकते हैं, इसके 3 लेटर्स को अरेंज कर सकते हैं जितने तरीके से, उतने ही वर्ड्स बनेंगे। तो पहली पोजीशन को कितने तरीके से फिल कर सकते हैं? 1 2 3 4 5 6 6 तरीके से फिल कर सकते हैं। मतलब यहाँ एम आ सकता है, ओ आ सकता है, डी आ सकता है, ई आ सकता है, आर आ सकता है, एन आ सकता है। पहली पोजीशन पे 6 तरीके से फिल किया जा सकता है। सेकंड पोजीशन को 5 तरीके से और थर्ड पोजीशन को 4 तरीके से। ये हो गया 6 × 4 × 5 = 120। टोटल 120 वेज है दोस्तों। अगर इसमें से कोई भी 3 लेटर को अरेंज करेंगे तो 120 वेज में अरेंज किया जा सकता है। हमारे फॉर्मूले से अगर देखें तो आपके पास 6 लेटर्स हैं, उसमें से 3 को आपको अरेंज करना है, तो 6p3 हो गया, फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 3। सॉल्व करेंगे आपको दोस्तों ये आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपके पास 5 नंबर हैं या 5 लेटर हैं, आप कुछ भी समझ लीजिए, 5 डिजिट्स हैं आपके पास, उनको आपको अरेंज करना है विदाउट रिपीटेशन। कितने नंबर ऑफ वेज से आप इनको अरेंज कर सकते हैं? ठीक है दोस्तों, इसमें दोस्तों आपको एक बहुत ही अच्छी चीज़ जानने को मिलेगी। इस क्वेश्चन में एक डायरेक्ट फॉर्मूला मिल जाएगा। 5 है दोस्तों और 5 ही हमारे पास पोजीशन है, क्योंकि हमको 5 को अरेंज करना है। कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं दोस्तों? पहले पोजीशन है उस पर 1 2 3 4 5, पाँचों में से कोई भी आ सकता है, तो 5 तरीके से इसको हम फिल कर सकते हैं। इसको 4 तरीके से, इसको 3 तरीके से, इसको 2 तरीके से, इसको 1 तरीके से। ये हो गया 5 × 4 × 3 × 2 × 1। दोस्तों ध्यान से देखिए, इसको क्या फैक्टोरियल 5 बोल सकते हैं? ठीक है दोस्तों, फैक्टोरियल 5 हो गया। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, यहाँ लिखा हुआ है विदाउट रिपीटेशन। विदाउट रिपीटेशन का मतलब क्या है दोस्तों? पहली पोजीशन को जब हमने 5 तरीके से फिल किया तो इन 5 में से कोई भी एक नंबर यहाँ आ गया। लेट सपोज यहाँ पर 2 आ गया, तो अब 2 यहाँ आ गया है तो और कहीं 2 नहीं आ सकता है, हम 2 को रिपीट नहीं कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, रिपीटेशन होता तो क्या होता वो हम अभी डिस्कस करेंगे, पहले हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। इसका आंसर फैक्टोरियल 5 आ गया दोस्तों। हमारा फॉर्मूला लगे देखें, 5p5 फैक्टोरियल 5 - 5 0। फैक्टोरियल 0 दोस्तों होता है 1, तो इसका आंसर हो गया फैक्टोरियल 5। अब दोस्तों कहीं भी आपको इस तरह का क्वेश्चन आ जाए कि आपको 5 नंबर दिए हैं, 5 लेटर दिए हैं, 5 डिजिट दिए और पूछा जाए उनको कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, तो सीधा होगा फैक्टोरियल 5। कुछ नहीं सोचना है, बस नंबर रिपीट नहीं होने चाहिए। ठीक है,
अभी जैसे आपको मैंने शुरू में भी एक क्वेश्चन दिया था कि ए बी सी, इनको आप कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं दोस्तों? हमारा आंसर आया था 6। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं फैक्टोरियल 3, वो भी 6 ही होता है दोस्तों, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप एक चीज़ सीख गए, फैक्टोरियल 5 अरेंज करने के तरीके। अब हम देखते हैं कि अगर रिपीटेशन होता तो क्या होता। अगर दोस्तों रिपीटेशन हम अलाउ करते तो पहली पोजीशन को तो 5 तरीके से भर सकते हैं क्योंकि 5 ही नंबर है, लेकिन क्या दूसरी पोजीशन को भी हम 5 तरीके से ही भर पाते? क्यों दोस्तों? क्योंकि आपके 5 नंबर है और आप रिपीट कर सकते हो, तो दूसरी को भी 5 तरीके से भर सकते हैं, तीसरी भी 5, चौथी पोजीशन भी 5 एंड फिफ्थ पोजीशन भी 5। तो ऑल द पोजीशंस कैन बी फिल्ड बाय एनी नंबर विद रिपीटेशन। तो इसका आंसर हो जाता दोस्तों 5 की पावर 5, ठीक है। 5 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, तो ये 5 टू द पावर 5 हो गया दोस्तों। ये इसका आंसर होता क्योंकि हमने रिपीटेशन अलाउ किया है। दोस्तों आप समझ गए होंगे रिपीटेशन और विदाउट रिपीटेशन में क्या डिफरेंस है। और दोस्तों मैं आपको डायरेक्ट फॉर्मूला से नहीं करवा रहा हूँ सवाल, एकदम बेसिक अप्रोच से करवा रहा हूँ ताकि किसी भी तरह का सवाल आए आप सॉल्व कर सकें। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपको दिया हुआ है दोस्तों कि फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड प्राइज आर टू बी अवार्डेड एट एन इंजीनियरिंग फेयर इन विच 13 एग्जिबिट्स हैव बीन एंटर्ड, इन हाउ मैनी डिफरेंट वेज कैन द प्राइजेज बी अवार्डेड। तो दोस्तों आपको दिया गया है कि आपको 3 प्राइज हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, यानी कि 3 पोजीशन है, तो आपको अवार्ड करनी है। कितनी एग्जिबिट्स में? 13 एग्जिबिट्स में, मतलब 13 दावेदार हैं, उनमें से आपको 3 को अरेंज करना है क्योंकि आपके पास 3 पोजीशन है। तो कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं ये आप सॉल्व कर सकते हैं दोस्तों। इसको आप होमवर्क में कीजिएगा। हमारी अप्रोच को मैंने इसी तरीके से समझाया है, इसको आप होमवर्क में कीजिएगा। नहीं होता है तो पूछिए कमेंट करके, हम आपको एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है दोस्तों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन 3 स्टूडेंट्स बी एसोसिएटेड विथ 4 चार्टेड अकाउंटेंट्स, assuming that each chartered accountant can take at most 1 student। at most का कहने का मतलब है कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास एक से ज़्यादा स्टूडेंट नहीं आ सकता है, मैक्सिमम एक आ सकता है या फिर 0 स्टूडेंट आ सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अब आपके पास 3 स्टूडेंट्स हैं, उन 3 स्टूडेंट्स को आपके पास आपको 4 चार्टर्ड अकाउंटेंट अलॉट करने हैं, ठीक है। ये 3 पोजीशन हैं दोस्तों, ठीक है। तो पहली पोजीशन जो है दोस्तों, जो पहला स्टूडेंट है, ये पहला स्टूडेंट है, इसको मैं A1 बोलता हूँ, इसको A2 बोलता हूँ, इसको A3 बोलता हूँ। ये मेरा पहला स्टूडेंट है। ये पहला स्टूडेंट चारों में से किसी के पास भी जा सकता है, तो इसके पास 4 ऑप्शन है, ठीक है। चारों में से किसी के पास भी जा सकता है ना दोस्तों, ये नहीं मेरे को इनके पास जाना है तो उनके पास जा सकता है, लेकिन चारों में से किसी के पास भी चला गया। अब दूसरा स्टूडेंट है, वो दोस्तों ऐसा नहीं है कि चारों में से किसी के पास भी चले जाए, क्योंकि एक A1 ने ले लिया है एक CA, तो A2 जो है 3 के पास ही जा सकता है। वो इसलिए क्योंकि एक CA एक से ज़्यादा स्टूडेंट नहीं ले सकता है, एक से कम जरूर ले सकता है लेकिन एक से ज़्यादा नहीं ले सकता है। तीसरा है A3 के पास 2 ही चार्टर्ड अकाउंटेंट बचेंगे, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से हमने 4 चार्टर्ड अकाउंट्स को 3 पोजीशन पे अरेंज किया। तो हम कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं? 4 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 2, 24 तरीके से हम इनको 3 स्टूडेंट्स डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं 4 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को। इसको आप डायरेक्ट करते तो आपको फॉर्मूला होता 4p3, ठीक है दोस्तों। और अगर आपने बेसिक अप्रोच को ध्यान दिया है तो आप क्वेश्चन को कर जाएंगे दोस्तों, कहीं नहीं अटकेंगे। बस आपकी थिंकिंग, आपकी काउंटिंग का वे करेक्ट होना चाहिए, आप सही डायरेक्शन में जाएंगे, सही पैटर्न को फॉलो करेंगे तो आप सवाल को अच्छे से कर पाएंगे। अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखिए और आगे बढ़ जाते हैं। अब दोस्तों हम पढ़ते हैं कॉम्बिनेशंस को। सवाल यहाँ खत्म नहीं हुए हैं दोस्तों, बहुत सारे सवाल हैं और हम आगे बहुत सारे सवाल करेंगे, लेकिन थोड़ा कॉन्सेप्ट को भी समझते चलें बीच बीच में। कॉम्बिनेशंस क्या बताता है दोस्तों? कॉम्बिनेशंस बताता है सेलेक्टिंग स्मॉलर और इक्वल नंबर ऑफ थिंग्स फ्रॉम ए कलेक्शन ऑफ थिंग्स वेयर ऑर्डर ऑफ सिलेक्शन और अरेंजमेंट इज नॉट इंपॉर्टेंट, ठीक है दोस्तों। अब हमको क्या करना है? सिर्फ सेलेक्ट करना है, हमको अरेंजमेंट पे ध्यान नहीं देना है, कैसे भी अरेंज करें वो हमारा इशू नहीं है, हमको बस सेलेक्ट करना है। क्या होता है सिलेक्शन? आपको दोस्तों 5 ऑब्जेक्ट्स दिए हैं, मान लीजिए डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, 5 अलग अलग हैं, ठीक है, या 5 चॉकलेट्स हैं, अलग अलग कंपनी की 5 चॉकलेट दे दी है। आपको कहा जाए कि इनमें से 2 सेलेक्ट करनी है, ठीक है। ये 5 चॉकलेट्स मैंने बनाई, ठीक है, T1 T2 T3 T4 T5, ठीक है। आपको कोई भी 2 लेनी है इनमें से, उन 2 को आपको कैसे अरेंज करना है वो इशू नहीं है, आपको बस 2 उठानी है इनमें से। कैसे कैसे उठा सकते हैं?
इन दोनों को उठा लिया, या इन दोनों को उठा लिया, या इन दोनों को उठा लिया, या इन दोनों को उठा लिया। और भी बन सकते हैं, C1 और C3 का बन सकता है, ठीक है ना। C1 है, C1 के साथ कौन कौन आ सकता है, C2 आ सकता है, C3 आ सकता है, C4 आ सकता है, C5 आ सकता है। ऐसे ही फिर आप C2 को लेंगे, C2 के साथ C1 आ चुका है, C3 आ गया, C4 आ गया, C5 आ गया। ऐसे दोस्तों बहुत सारे केस बन जाएंगे। तो बहुत सारे केस बन जाएंगे तो इतने बड़े नंबर है, और भी बड़ा नंबर हो सकता है, तो हम कैसे सॉल्व करें, ऐसे काउंट तो करने नहीं बैठ सकते हैं। तो दोस्तों उसके लिए एक फॉर्मूला होता है, और उस फॉर्मूले को हम बोलते हैं NCR। ठीक है दोस्तों, जैसे हमने NPR पढ़ा था वैसे NCR होता है। NCR क्या बोलता है, N में से R ऑब्जेक्ट्स को सेलेक्ट करने के तरीकों को बताता है कि N ऑब्जेक्ट्स में से हम R ऑब्जेक्ट्स को कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं, कितने तरीकों से सेलेक्ट कर सकते हैं। आपको एक एग्जांपल देता हूं, पहले हम उसको समझ लेते हैं। आपके पास दो चॉकलेट है C1 और C2। आपको इनमें से एक चॉकलेट सेलेक्ट करनी है, कितने तरीके से कर सकते हैं, या तो इसको ले लेंगे या इसको ले लेंगे, दो तरीके हैं। तो करके देखते हैं, 2C1 टोटल 2 अपॉन, क्या करना है दोस्तों, NCR तो पढ़ ले, लेकिन NCR का फॉर्मूला नहीं देखा। NCR का फॉर्मूला होता है फैक्टोरियल N अपॉन फैक्टोरियल R फैक्टोरियल N माइनस R। ठीक है दोस्तों, ये अपना NCR का फॉर्मूला है। तो यहाँ पर रखते हैं फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 2 माइनस 1, हो गया 2। हमारा आंसर भी सही है। अभी बोला जाए कि C1 C2 में से आपको दोनों चॉकलेट उठानी है, कितने तरीके से उठा सकते हैं। अब दोनों ही उठानी है तो कोई तरीका नहीं है, एक ही तरीका है, बस दोनों को उठा लिया और कोई तरीका नहीं है। एक ही तरीका है, वैसे तो हमारा आंसर आ गया एक, लेकिन इससे करके देखते हैं। 2C2 फैक्टोरियल 2 अपॉन फैक्टोरियल 2 माइनस 2, ये तो हो गया 1, इससे ये कैंसिल हो गया, आ गया 1। ठीक है दोस्तों, फॉर्मूला काम कर रहा है, फॉर्मूला एकदम सही है। तो दोस्तों समझ गए होंगे NCR क्या होता है। NCR कुछ नहीं है, आपको कुछ ऑब्जेक्ट्स दिए हैं, उनमें से आपको कुछ ऑब्जेक्ट्स को उठाना है, कितने तरीके से उठा सकते हैं, कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं, सिलेक्शन को बताता है। ठीक है दोस्तों, सिलेक्शन और अरेंजमेंट दोनों टॉपिक्स को हमने पढ़ लिया है, अब सवाल करने हैं। आपको एक कमेटी है 5 लोगों की बनानी है, फॉर्म करनी है। इनमें से 6 मैन और 5 वुमेन, मतलब 6 आदमी हैं और 5 लेडीज हैं, 5 औरतें हैं। उनमें से आपको 5 लोगों की कमेटी बनानी है, मतलब उनमें से आपको 5 लोगों को उठाना है। ठीक है दोस्तों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। 3-4 तरह के पैटर्न्स में कवर हो जाएंगे, तो ध्यान से देखिएगा दोस्तों। पहला सवाल क्या पूछा है इसने कि इन हाउ मेनी वेज दिस कमेटी कैन बी फॉर्म्ड। कोई कंडीशन नहीं दी है, आपको बोला है कि आपके पास 6 मैन है और 5 वुमेन है, और आपको उनमें से 5 मेंबर्स की एक कमेटी बनानी है। तो मतलब इन 6 और 5 में से दोनों को मिलाकर आपको 5 मेंबर सेलेक्ट करना है। कितने भी आदमी हो सकते हैं, कितनी भी लेडीज हो सकती हैं, कोई कंडीशन नहीं है। तो पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन तो बहुत सिंपल है दोस्तों। आपके पास 6 मैन है और 5 वुमेन है, टोटल आपके पास 11 लोग हैं दोस्तों, 11 मेंबर्स हैं। इन 11 मेंबर्स में से आपको 5 लोगों की कमेटी बनानी है, तो 11 में से आपको 5 को सेलेक्ट करना है। तो सिंपल है दोस्तों, 11C5 हो गया। 11 में से 5 लोगों को सेलेक्ट करना है, ठीक है, किसी को भी सेलेक्ट कर सकते हैं। 11 लोग हैं, उनमें से 5 को सेलेक्ट करना है, 11C5। ठीक है दोस्तों, सिंपल है। अब दूसरा देखते हैं। दूसरा बोला है कि कमेटी तो बनानी है, लेकिन उसमें 3 मैन और 2 वुमेन होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, एग्जैक्टली 3 मैन और 2 वुमेन होनी चाहिए। अगर 3 मैन है तो 3 मैन कैसे ले सकते हैं दोस्तों, 6 मैन है, 6 में से 3 ले लिए, 6C3 एंड 2 वुमेन, तो ये हो गया 5C2। सॉल्व कर लेते हैं। फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 3 मल्टीप्लाई बाई फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 2 एंड फैक्टोरियल 3। ठीक है, और सॉल्व कर लेते हैं एक बार, इसको लिख देते हैं 6 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 3। फैक्टोरियल 3 को लिख सकते हैं 3 क्रॉस 2 यानी कि 6 कट गया, एंड फैक्टोरियल 5 को लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई फैक्टोरियल 3। फैक्टोरियल 2 होता है, तो ये 2 हो गया दोस्तों। ये हो गया आपका 5 4 ज़ा 20, 5 2 ज़ा 10, 20 मल्टीप्लाई बाई 10, 200 बेस। ठीक है दोस्तों, दूसरा सॉल्यूशन आपको बहुत क्लियर है। आपको 3 आदमी लेने हैं, 2 औरतें लेनी है, टोटल 5 हो गए। 5 की कमेटी आपको बनानी है, तो 3 आदमी सेलेक्ट करने के तरीके हो गए। 6C3 काम यहाँ पे पूरा नहीं हुआ है दोस्तों,
टास्क पूरा नहीं हुआ है इसलिए हमको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है दोस्तों, और देख सकते हैं एंड लगा हुआ है। ठीक है, थर्ड कंडीशन क्या बोलती है कि अब 5 की कमेटी बनाइए। कंडीशन ये दी गई है एट मोस्ट 2 वुमेन, ज़्यादा से ज़्यादा 2 औरतें होनी चाहिए, 2 से ज़्यादा औरतें नहीं चलेगी। ठीक है दोस्तों, आदमी कितने भी हो सकते हैं, औरतें 2 से ज़्यादा नहीं चलेगी, और आपको 5 की कमेटी बनानी है। दोस्तों 2 औरतें ज़्यादा से ज़्यादा, तो 3 केस बन सकते हैं। पहला केस 1, 2 औरतें 3 आदमी। केस 2, 1 औरत 4 आदमी। केस 3, 0 औरतें 5 आदमी। तीनों केस को ऐड कर दीजिए दोस्तों, सॉल्यूशन आ जाएगा। करते हैं। पहला केस हो गया वुमन मैन, कितनी वुमेन्स है 5C2 6C3 प्लस 5C1 4C2 6C2 प्लस 5C0 एंड 6C5। ये आपका सॉल्यूशन है दोस्तों। ठीक है, आपको बोला गया एट मोस्ट ज़्यादा से ज़्यादा 2 औरतें हो, तो आपके तीनों केस बन सकते हैं ना, 2 औरतें हो या 1 औरत हो या 0 औरत हो, तीनों केस बन सकते हैं। तीनों का सम ले लीजिए। ये आपके पास नंबर ऑफ वेज आ गए 5 मेंबर्स की कमेटी बनाने के। इतनी आप कमेटी बना सकते हैं इन दिए गए 6 मैन और 5 वुमेन में से 5 लोगों की। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। फोर्थ प्रॉब्लम क्या बोलती है दोस्तों कि एटलीस्ट 1 वुमन हो। दोस्तों एटलीस्ट 1 वुमन यानी कि कम से कम 1 औरत होनी चाहिए। कम से कम 1 हो, ज़्यादा से ज़्यादा आप कितनी भी रख सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 5 रख सकते हैं दोस्तों, क्योंकि 5 ही औरतें हैं और कमेटी भी 5 मेंबर्स की है, तो कम से कम 1 औरत तो चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं वुमन मैन। तो एक केस बन सकता है एटलीस्ट 1 है तो 1 औरत हो, 4 मैन हो, 2 औरत हो, 3 औरत हो, 4 औरत हो, 5 औरत हो। 5 से ज़्यादा नहीं जा सकते क्योंकि कमेटी 5 लोगों की है और 5 ही औरतें हैं। ठीक है, तो यहाँ 2 हैं तो यहाँ 3 हो जाए, 3 है तो यहाँ 2 हो जाए, 4 है तो यहाँ 1 हो जाए, ये 0। ये आपके टोटल केस बन सकते हैं दोस्तों। इन सबको निकाल के सम कर दीजिए, ये आपका सॉल्यूशन हो गया। आपको समझ में आ रहा होगा। लेकिन दोस्तों इस तरह के सवालों करने का एक तरीका और है। देखिए दोस्तों, यहाँ आपने ये केस जो लिए हैं 1 2 3 4 5 का केस लिया है, लेकिन आपने 0 का केस नहीं लिया है। ठीक है दोस्तों, यही इससे ज़्यादा केस बन नहीं सकते दोस्तों। या तो 5 औरतें हों या 4 हो या 3 हो या 2 हो या 1 हो या 0 हो, बस उससे ज़्यादा केस बन ही नहीं सकते। तो अगर क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि एक टोटल केस निकाल लें। टोटल केस है 11C5, 11 में से कैसे भी 5 चुन लिए, टोटल इतनी कमेटियां बन सकती है मैक्सिमम। इसमें से हम वो केस माइनस कर दें जिसमें एक भी औरत ना हो, तो एक भी औरत ना हो वाला केस अगर माइनस कर देंगे तो कम से कम 1 औरत हो वो वाला केस आ जाएगा दोस्तों। तो एक भी औरत ना होगा केस हो जाएगा 5C0 एंड 6C5। ये आपका सॉल्यूशन दे देगा एटलीस्ट 1 वुमन का। तो आप दोस्तों दोनों तरीके हैं, ये मेथड 1 है, ये मेथड 2 है। इसमें आपको 5 केस कैलकुलेट करने पड़ेंगे कि एटलीस्ट 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो। ठीक है, या फिर आप टोटल केस निकाल लो, उनमें से वो केस माइनस कर दो जो हमारे फेवरेबल नहीं है, यानी कि एक भी औरत का ना होना हमारा केस नहीं है, उसको हमने माइनस कर दिया, तो बचे हुए केस आ गए वो एटलीस्ट 1 वुमन वाले आ गए। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया? नहीं आया तो एक बार वापस समझा देता हूँ। आपने टोटल केस निकाल लिए 11C5। अब आपको पूछा गया है कि कितने तरीकों से कमेटी बनाई जा सकती है कि कम से कम 1 औरत तो हो, ज़्यादा हो सकती है लेकिन कम से कम 1 होनी चाहिए। तो 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, वो हम इस तरीके से निकाल सकते हैं, इस तरीके से अगर आप जाना चाहें। लेकिन आप देख सकते हैं कि अगर हम एक भी औरत को ना रखें तो जो केस बनेंगे उनको हम टोटल से माइनस कर दें तो हमारे पास वो केस आ जाएंगे जिनमें कम से कम 1 औरत हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो। तो वही हमने किया, टोटल केस में से हमने 0 वुमन वाले केस माइनस कर दिए, तो हमारे पास मिनिमम 1 वुमन वाला केस आ गया। ठीक है दोस्तों, तो उससे आपका आंसर आ जाएगा। तो ये चारों पैटर्न के क्वेश्चन हमने किए दोस्तों। चारों पैटर्न के क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये सिलेक्शन का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, बहुत सारे केस डिस्कस हो गए। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कॉम्बिनेशन जो पढ़ा था
तो कॉम्बिनेशंस में हमने पढ़ा था, कॉम्बिनेशन जो है सिलेक्शन को कंसिडर करता है। इसमें ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट पे हम बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं। ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है, हमको अरेंजमेंट के ऑर्डर को नहीं देखना है, सिर्फ सिलेक्शन पे देखना है कि हमको अगर तीन ऑब्जेक्ट्स दिए गए, हमको तीन ऑब्जेक्ट्स दिए गए अलग अलग तरह के, इन तीन में से अगर हमको दो सेलेक्ट करने हैं तो उनको हम कितने तरीके से सेलेक्ट कर सकते हैं, बस हमें उनको सेलेक्ट करना है बस। और अरेंज कैसे करना है कैसे नहीं करना है वो हमको नहीं देखना है। कि जैसे ABC है, मैं ABC का एग्जांपल लूँगा क्योंकि हम बहुत देर से वही कर रहे हैं, आसान रहेगा। ABC में से हमको दो लेने हैं तो 3C2। अब उनको अरेंज कैसे करना है कि AB लिखना है BA लिखना है वो हमको नहीं देखना है, हमको केवल कितने तरीके से हम सेलेक्ट कर सकते हैं वो देखना है। ये केवल सिलेक्शन को बताता है। अब दोस्तों अगर आपसे कहा जाए कि ABC में से दो नंबर को कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, तो हमको पता है अरेंज करना है तो 3P2 देखना है हमको। इसमें हम ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट पे ध्यान देते हैं दोस्तों, ध्यान रखना इसमें ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट इंपॉर्टेंट होता है जब हम अरेंजमेंट करते हैं। तो दोस्तों इसको हम एक तरीके से और कर सकते हैं, हम तीन में से दो को सेलेक्ट कर लें। अब आपके पास दो ही आपके पास दो ही ऑब्जेक्ट हैं, दो को कितने तरीके से आप अरेंज कर सकते हैं, फैक्टोरियल 2। तो ये भी अरेंजमेंट को बताएगा, यानी कि हम लिख सकते हैं NPR इज इक्वल टू NCR फैक्टोरियल R। ठीक है दोस्तों, और आप देख भी सकते हैं NPR होता है फैक्टोरियल N अपॉन फैक्टोरियल N माइनस R, और NCR होता है फैक्टोरियल N अपॉन फैक्टोरियल R फैक्टोरियल N माइनस R। तो ये कैंसिल हो गया, मैथमेटिकली भी हमने देख लिया दोस्तों, और फिजिकली मैंने आपको बता दिया कि तीन आपको ऑब्जेक्ट्स दिए हुए हैं ABC, उनमें से आपको दो को सिलेक्ट करना है। 3C2 से आपने सेलेक्ट कर लिया। अब आपके पास दो ही ऑब्जेक्ट है, तो दो ही ऑब्जेक्ट को आप कैसे अरेंज कर सकते हैं, फैक्टोरियल 2 तरीके से। ठीक है दोस्तों, इसलिए हम 3P2 को 3C2 फैक्टोरियल 2 भी लिख सकते हैं। अब हम जो सवाल हमने परम्यूटेशन के फॉर्मूले से किए थे उसको हम कॉम्बिनेशन के फॉर्मूले से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। चलिए दोस्तों पहला क्वेश्चन था मॉडर्न। मॉडर्न से तीन लेटर्स को सेलेक्ट करके हम कितने अलग अलग वर्ड्स बना सकते हैं। तो पहले हमने किया था इसको 6P3। अब हम करेंगे 6C3 फैक्टोरियल 3। ठीक है दोस्तों, है में से हमने पहले तीन लेटर सेलेक्ट कर लिए, जितने भी तरीके से सेलेक्ट कर सकते हैं वो सारे तरीके इसमें काउंट हो चुके हैं दोस्तों। अब बस हमको तीन लेटर को अरेंज करना है और वो है फैक्टोरियल 3। ये हो गया फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 3 6 5 4। ठीक है दोस्तों, अब हमें दिया गया है अरेंज 1 2 3 4 5 विदाउट रिपीटेशन, फाइंड नंबर ऑफ वेज। 5 नंबर है दोस्तों, फैक्टोरियल 5 तरीके से अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, इसको हमने 5P5 भी लिखा था। और अगर हम कॉम्बिनेशन के यूज़ करना चाहें दोस्तों, हमको 5 में से पाँचों चुनने हैं, तो एक ही तरीका है। अगर आपको कहा जाए कि आपके पास 5 नंबर है और आपको पाँचों को चुनना है, पाँचों को सिलेक्ट करने का एक ही तरीका होता है दोस्तों कि पाँचों को उठा लिया। हाँ, अगर एक उठाने का तरीका होता तो 5 ऑप्शन होते, इसको उठा लो, इसको उठा लो, इसको उठा लो, इसको उठा लो या इसको उठा लो। लेकिन पाँचों को उठाना तो एक ही तरीका है, तो 5C5 तो 1 हो जाएगा, तो फैक्टोरियल 5 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट फर्स्ट सेकेंड थर्ड प्राइज़ है दोस्तों, आपको अवार्ड करने हैं 13 लोगों में। ठीक है, 3 प्राइज़ हैं, तो पहले हमको 13 में से 3 लोगों को सेलेक्ट करना पड़ेगा। अब हम 3 लोगों में फैक्टोरियल 3 तरीके से प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही फोर्थ क्वेश्चन है, इन हाउ मेनी वेज 3 स्टूडेंट्स कैन बी एसोसिएटेड विथ 4 चार्टर्ड अकाउंटेंट। दोस्तों 4 चार्टर्ड अकाउंटेंट है, आपने 4 में से 3 चार्टर्ड अकाउंटेंट सेलेक्ट किए। 3 ही सेलेक्ट कर सकते हैं क्योंकि 3 स्टूडेंट है और मैक्सिमम एक स्टूडेंट जा सकता है एक के पास। तो 4 में से आपने 3 सेलेक्ट किए और तीनों को आप फैक्टोरियल 3 तरीके से अरेंज कर सकते हैं। मतलब पहले स्टूडेंट को फर्स्ट चार्टर्ड अकाउंट के पास भेज दिया, या सेकंड के पास भेज दिया, थर्ड के पास भेज दिया। तो इस तरीके से फैक्टोरियल 3 तरीके हैं आपके पास।
तो इस तरीके से आप इसको भी सॉल्व कर सकते हैं, तो हम 4p3 भी लिख सकते हैं। ये थोड़ा और बेसिक अप्रोच हो गई कि पहले हमने सेलेक्ट किया फिर अरेंज कर दिया, डायरेक्ट अरेंज करने के कंपैरिजन में। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से आप NPR और NCR को रिलेट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। हमने 3 चीज़ें सीख ली है कि आपको कुछ नंबर दिए हैं, उनको अरेंज करना है तो कैसे कर सकते हैं, उनमें से कुछ नंबर को अरेंज करना है तो कैसे कर सकते हैं, और उनमें से कुछ नंबर को अगर सेलेक्ट करना है तो कैसे कर सकते हैं। अब हम कुछ नए कॉन्सेप्ट सीखते हैं। द नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ द लेटर इन द वर्ड फेलियर सो दैट वोवल्स आर ऑलवेज कमिंग टुगेदर। ठीक है दोस्तों, अरेंजमेंट का क्वेश्चन है, कॉम्बिनेशन का नहीं है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कितने तरीकों से फेलियर जो वर्ड है उसके लेटर्स को हम अरेंज कर सकते हैं, बट कंडीशन ये है कि वोवल्स जो है हमेशा साथ में आने चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो पहले हम वोवल्स को फाइंड आउट कर लेते हैं, ए आई यू और ई। ठीक है, ए आई यू और ई, है ना दोस्तों। ये 4 वोवल्स हैं इसमें, बाकी एफ एल और आर, 1 2 3 4 5 6 7 7 लेटर्स हैं, जिसमें से 4 वोवल्स हैं और 3 कॉन्सोनेंट्स हैं। ठीक है, तो कंडीशन क्या बोल रही है कि इन चारों को आपको एक साथ रखना है हमेशा। आपको जो लेटर बनाना है, ये 7 लेटर का आपको वर्ड बनाने हैं। कितने वर्ड बन सकते हैं फेलियर से? अगर आपको कोई कंडीशन नहीं दी होती, आपको सिर्फ ये कहा जाता है कि इन फेलियर्स के लेटर को अरेंज करके आप कितने वर्ड्स बना सकते हैं, तो आप कुछ नहीं करना, फैक्टोरियल 7 हो जाता। ठीक है, लेकिन आपको कंडीशन दी है कि वोवल्स साथ में रहने चाहिए, मतलब इनको आपको एक साथ रखना है, इनको आप अलग अलग नहीं रख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम क्या करते हैं, इन चारों को एक बॉक्स में बंद करके एक लेटर मान लेते हैं। ये चारों हमेशा साथ में रहेंगे। ठीक है दोस्तों, अब हमारे पास ये 3 लेटर हो गए और एक लेटर हो गया, टोटल 4 लेटर हो गए। इन टोटल 4 लेटर्स को हम फैक्टोरियल 4 तरीके से अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, फैक्टोरियल 4 तरीके से अरेंज कर सकते हैं ना दोस्तों। हम क्या कर सकते हैं कि ये जो ए आई और यू ई है, इनका चारों को मिला के एक लेटर बना दिया। ठीक है, तो अभी आपके पास 1 2 3 और 4 लेटर हो गए। तो पहली पोजीशन पे 4 तरीके से आ सकते हैं, दूसरे पे 3 तरीके से, तीसरे पे 2 तरीके से, चौथे पे 1 तरीके से। तो फैक्टोरियल 4 तरीके से आप अरेंज कर सकते हैं, बट ये नहीं कहा गया है कि वोवल्स इसी ऑर्डर में रहने चाहिए। यानी कि 4 जो वोवल्स हैं, वो ये 4 वोवल्स हैं, इनको भी तो अरेंज करना है। पहले पे ए भी आ सकता है, आई भी आ सकता है, यू भी आ सकता है, ई भी आ सकता है। तो इन चारों को हम कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं? 4 लेटर्स हैं तो फैक्टोरियल 4 तरीके से अरेंज कर सकते हैं। तो अरेंजमेंट तब कंप्लीट होगा जब फैक्टोरियल 4 मल्टीप्लाई बाय फैक्टोरियल 4 होगा। ये आपके टोटल नंबर ऑफ लेटर्स आ गए दोस्तों, फैक्टोरियल 4 मल्टीप्लाई बाय फैक्टोरियल 4। फैक्टोरियल 4 में आपने सबको अरेंज किया, और दूसरे फैक्टोरियल 4 में आपके जो 4 वोवल्स टुगेदर थे उनको इंटरनली अरेंज किया। तो ये आपका आंसर हो गया। आई होप कि दोस्तों आप समझ पा रहे हैं। कोई भी दिक्कत हो तो हमें ज़रूर बताइएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है दोस्तों कि आपको n आर्टिकल्स दिए हुए हैं, आपको उनको अरेंज करना है। आपको n आर्टिकल्स को अरेंज करना है और इस तरीके से अरेंज करना है कि उनमें से 2 आर्टिकल कभी साथ ना आए, हमेशा अलग अलग रहें। ठीक है दोस्तों, मान लीजिए n को मैं मान लेता हूँ 5, लेट n इज इक्वल टू 5। दोस्तों मैं जस्ट समझाने के लिए ले रहा हूँ, हम n से ही करेंगे सवाल को। आपको पास n ऑब्जेक्ट्स हैं आपके पास। ठीक है, इसको a बोल दिया, इसको b c d e। इसको आप फैक्टोरियल 5 तरीके से अरेंज कर सकते हैं दोस्तों। आपको 5 पोजीशन दी है, फैक्टोरियल 5 तरीके से अरेंज कर सकते हैं। बट लेट सपोज सी और डी जो है साथ ना आए, ऐसे कितने तरीके होंगे उसमें कि सी और डी साथ नहीं आए कभी भी? तो बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। जब सी यहाँ हो, डी यहाँ हो, सी यहाँ हो, डी यहाँ हो, बट साथ साथ ना हो। ठीक है, तो आपको ऐसे केस ढूंढने हैं कि सी और डी साथ साथ ना हो। ठीक है, तो दोस्तों क्या हम इसको ऐसे कर सकते हैं कि हम वो तरीके ढूंढ लें जो जिसमें सी और डी साथ रहते हो। ठीक है, अगर हम टोटल हमारे जो अरेंजमेंट्स हैं फैक्टोरियल एन, टोटल अरेंजमेंट्स फैक्टोरियल एन होंगे n आर्टिकल्स के, उनमें से हम उन केसेस को या उन अरेंजमेंट्स को माइनस कर दें जिसमें सी और डी टुगेदर हैं, तो जो रिमेनिंग केस बचेंगे वो सारे वही केस होंगे जिनमें सी और डी साथ में नहीं है। ठीक है दोस्तों,
तो हम वो केस ढूंढने की बजाय जिनमें COD साथ नहीं है, हम वो ढूंढते हैं जिनमें COD साथ है। ठीक है, तो COD साथ है, उसके लिए हम क्या करते हैं कि COD को एक बॉक्स में डाल के एक बना देते हैं। ये एक ऑब्जेक्ट हो गया। अब टोटल नंबर ऑब्जेक्ट्स कितने हो गए, 1 2 3 4। तो हमारे केस में टोटल ऑब्जेक्ट्स कितने हो गए, n-1। ठीक है, n-1 ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करने के तरीके, फैक्टोरियल n-1। जो C और D है उनको अरेंज करने के तरीके, मतलब कभी D पहले आ सकता है, कभी C पहले आ सकता है, तो फैक्टोरियल 2। ये कौन से अरेंजमेंट्स हैं, व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स आर टुगेदर। ये दोस्तों जब दो ऑब्जेक्ट्स टुगेदर हैं तो उन n ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करने के तरीके हो गए n-1 फैक्टोरियल 2। इसको हम लिख सकते हैं 2 फैक्टोरियल n-1। व्हेन टू पर्टिकुलर आर्टिकल्स नेवर कम टुगेदर। ठीक है, वो कभी साथ नहीं आते हैं, तो उसके केस हो गए फैक्टोरियल n-2 फैक्टोरियल n-1। इसको हम लिख सकते हैं n फैक्टोरियल n-1 -2 फैक्टोरियल n-1। हो गया दोस्तों n-2 फैक्टोरियल n-1। ये आपका आंसर हो गया दोस्तों। एक फॉर्मूला हमने डिराइव कर दिया है कि n ऑब्जेक्ट्स में से n ऑब्जेक्ट्स को कितनी तरीके से अरेंज कर सकते हैं कि दो ऑब्जेक्ट्स कभी भी साथ ना आए। तो उसका एक फॉर्मूला हो गया। अगर हम 5 वाला केस थे तो इसका आंसर हो जाएगा 5 - 2 फैक्टोरियल 2 माइनस फैक्टोरियल 5 - 1। ये हो गया 3 फैक्टोरियल 4। ठीक है दोस्तों, ये डायरेक्ट फॉर्मूला हो गया। इस तरह के क्वेश्चन आप डायरेक्ट कर सकते हैं। इस फॉर्मूले को आप देख लीजिए, ये हमने फॉर्मूला ड्राइव कर दिया है कि आपको n ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करना था इस तरीके से कि दो ऑब्जेक्ट्स कभी साथ ना आए। ठीक है, तो हमने क्या किया, उल्टा कर दिया। हमने टोटल अरेंजमेंट्स निकाले फैक्टोरियल n, उनमें से जब दोनों साथ में थे वो माइनस कर दिया, तो रिमेनिंग बचे हुए कौन से हो गए, जिसमें दोनों कभी भी साथ नहीं है। टू ऑब्जेक्ट्स आर नेवर टुगेदर। ठीक है दोस्तों, ये हमारा आंसर हो गया। चलिए अब नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। ये भी दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट पैटर्न है क्वेश्चन का। क्या क्वेश्चन है, द सम ऑफ ऑल 4 डिजिट नंबर्स कंटेनिंग द डिजिट 2 4 6 8 विदाउट रिपीटेशन। मतलब इसमें आपको नंबर ऑफ वेज नहीं पूछा है कि कितने वेज में आप इसको अरेंज कर सकते हैं। आपको ये पूछा है कि इसको अरेंज कीजिए, जितने भी तरीके से अरेंज कर सकते हैं, और फिर जो नंबर आए उन सबका आपको सम बताना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही अच्छा। तो सबसे पहले ये 4 पोजीशंस हैं 4 डिजिट की, इन पे आप इनको अरेंज कर सकते हैं। पहली डिजिट 4 वेज, 3 वेज, 2 वेज, 1 वेज, टोटल 24 वेज में अरेंज कर सकते हैं। मतलब टोटल 24 नंबर्स आपके पास आ सकते हैं। अब आपको उनको 24 नंबर्स का सम लेना है। ठीक है, सम तो लेना है, बट सम लेने से पहले हम कुछ समझ लेते हैं दोस्तों यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, लेट सपोज आपके पास, हम कुछ केसेस डिस्कस करते हैं, चॉइस टोटल केस बन सकते हैं। लेट सपोज सबसे पहले पे आपने 2 को रखा। ठीक है, यहाँ 4 रखा, यहाँ 6, यहाँ 8। ठीक है दोस्तों, अभी दूसरे पे 2 ही है, यहाँ हो गया 6 8 4, फिर 2 ही है, फिर हो गया 8 4 6, फिर 2 ही है, 4 8 6। ठीक है, फिर 2 ही है, 6 4 8, फिर 2 ही है, 8 6 और 4। इसके आगे केस नहीं बन सकते दोस्तों। जब 2 आगे है तो 2 आगे वाले ये 6 केस बन सकते हैं। ठीक है, ठीक है दोस्तों, 2 आगे है तो ये 6 केस बन सकते हैं। इसी तरीके से जब 4 को आगे लेंगे तो 6 केस बनेंगे, 6 को आगे लेंगे तो 6 केस बनेंगे, और 8 को आगे लेंगे तो 6 केस बनेंगे। तो ये 6 6 6 6, ये आपके पास 24 केस बन जाएंगे। ध्यान देने वाली बात क्या है दोस्तों, कि इन 6 केसेस में आपके पास 2 बार 4 इधर आ गया, 2 बार 8 इधर आ गया, 2 बार 6 इधर आ गया। ठीक है, ये आप इधर देख लीजिए,
कि इन 6 केस में 2 इधर आ गया आपका 6 बार, ऐसे ही 4 भी 6 बार आएगा, 6 भी 6 बार आएगा और 8 भी 6 बार आएगा। और सेम सिचुएशन दोस्तों राइट हैंड साइड में भी होगी। 8 आपका 2 बार आ चुका है, 4 बार और आएगा, 4 भी आपका 6 बार आएगा, 6 भी आपका 6 बार आएगा, और ये जो आपका है 4 6 8 और 2 जो है वो भी 6 बार आएगा। मतलब जो आपकी फर्स्ट पोजीशन है इस पर आपके चारों नंबर आएंगे, 2 भी आएगा, 4 भी आएगा, 6 भी आएगा और 8 भी आएगा, और चारों 6 बार आएंगे दोस्तों। सबका नंबर आएगा दोस्तों घूम घूम के। 8 इसमें 2 बार आ गया है, इसमें 2 बार आएगा, फिर इसमें 2 बार आएगा, इसमें पीछे नहीं आएगा क्योंकि इधर फर्स्ट पोजीशन पर है। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही सबका नंबर आएगा। तो क्या हम ये सोच सकते हैं कि हमारी जो फर्स्ट पोजीशन है इनमें चारों नंबर है और 6 बार है, तो इनको हम सम कर दें 2 + 4 + 6 + 8 मल्टीप्लाई बाय 6, कितना हो गया 4 और 2 6, 6 और 6 12 और 8 20, 120। तो हमने फर्स्ट पोजीशन का सम निकाल लिया है दोस्तों 120। ठीक है, इसी तरह दोस्तों ये जो सेकंड पोजीशन है इस पर भी आपके ये सारे नंबर आएंगे, 6 फिर 6, ऐसे ही यहाँ भी 6 2 बार आएगा, यहाँ भी 2 बार आएगा, यहाँ नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट पोजीशन पर है। तो सेकंड पोजीशन पर भी दोस्तों सेम केस होने वाला है, 2 + 4 + 6 + 8 मल्टीप्लाई बाय 6, 120। ऐसे ही थर्ड पर होगा दोस्तों, और फोर्थ पर तो आप देख ही सकते हैं, दिख ही रहा है, 6 2 यहाँ पर 6 बार आ चुका है, 4 इसमें 6 बार आएगा, 6 इसमें 6 बार आएगा और 8 इसमें 6 बार आएगा। ठीक है, क्योंकि टोटल 24 केस है, ये हो गया 120। लेकिन अब आपको इन चारों नंबर्स को सम करना है। ठीक है, 120 120 120 120 चारों लाइंस का सम आपने निकाल लिया, लेकिन इनको ऐड कैसे करना है दोस्तों? तो देखिए दोस्तों, जो फर्स्ट पोजीशन होती है उसको हम लिखते हैं 120, लेकिन जो सेकंड पोजीशन होती है दोस्तों वो 10th पोजीशन होती है। आपको आपने पढ़ा हो बचपन में, तो ये फर्स्ट पोजीशन है 10th 100 1000 पोजीशन, तो इसको हम लिखेंगे 120। जैसे आप मल्टीप्लिकेशन में ऐड करते हैं, थर्ड जो होगा दोस्तों उसको लिखेंगे 120, 100 पोजीशन है, ये 10th पोजीशन है, और फोर्थ पोजीशन होगी दोस्तों ये आ गया आपका 120। इनको आप सम कर दीजिए, 0 2 3 3 3 1। ये दोस्तों आपके सारे जो 24 नंबर बनेंगे उन 24 नंबर का सम है ये दोस्तों, ये आपका आंसर है। ठीक है दोस्तों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एक पर्टिकुलर पैटर्न का क्वेश्चन है, डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, इसका आपको प्रैक्टिस जरूर करना है। और समझ में नहीं आया तो बताइए दोस्तों। वैसे बहुत ही सिंपल है, 24 केस बन गए, 24 में से हमने एक केस को यहाँ डिस्कस किया, और इसी तरह के 4 केस और बनेंगे, 6 नंबर्स के, 6 टाइप के नंबर्स के 4 केस और बनेंगे। और हमने देखा कि हर नंबर अपने आप को 6 बार रिपीट कर रहा है। इस पोजीशन पे आपको मैंने दिखा दिया 1 2 3 4 5 6, 2 6 बार रिपीट हो गया। इस पोजीशन पे भी 6 बार रिपीट होगा हर नंबर, इस पे भी 6 बार रिपीट होगा, इस पे भी 6 बार होगा, इसलिए हमने 6 से मल्टीप्लाई कर लिया और सबका सम कर दिया। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि आपको एक वर्ड दिया है डॉटर, डॉटर वर्ड दिया है, और इसके आपको लेटर्स को अरेंज करना है, बट कंडीशन क्या है कि वोवल्स ऑक्यूपाई द ऑड प्लेसेस। ठीक है, तब आपके पास कितने वर्ड्स बनेंगे? अरेंजमेंट का क्वेश्चन है दोस्तों। आपको दिया है डॉटर, इसमें वोवल्स कौन से हैं दोस्तों? ए यू और ई, और कहा है ये जो आएंगे ऑड प्लेसेस पर। ठीक है दोस्तों, तो पहले देखते हैं हमारे पास प्लेस है कितने। डी ए यू डी एच टी ई आर, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 प्लेसेस है। आपको वोवल्स को लाना है, वोवल्स को लाना है आपको ऑड प्लेसेस पर, मतलब ये फर्स्ट पोजीशन है, थर्ड, फिफ्थ और 7। ठीक है दोस्तों, तो इन 4 पोजीशंस पे आपको 3 वोवल्स को अरेंज करना है, मतलब आपको इन चारों में से 4 आपके पास पोजीशन है, इनमें से आपको 3 को भरना है, 4 में से 3 को भरना है। तो
4p3। ठीक है दोस्तों, तो आपके 4p3 तरीके हो गए। 4p3 तरीके से इन चार में से आप 3 पोजीशंस को यूज़ कर सकते हो, अरेंज कर सकते हो। अब दोस्तों आपके पास कितनी जगह बची? टोटल कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 पोजीशन है। टोटल 8 पोजीशंस हैं। 8 पोजीशंस में से 3 तो आपने यूज़ कर ली, बची 5। 5p5। ठीक है दोस्तों, 5 पोजीशन बची है, 5 ही नंबर बचे हैं। तो 5p5 बोल सकते हैं या फैक्टोरियल 5 बोल सकते हैं, जो भी आप बोले। ये हो गया आपको फैक्टोरियल 4/4 - 3 और फैक्टोरियल 5, यानी कि फैक्टोरियल 4 मल्टीप्लाई बाय फैक्टोरियल 5। ठीक है दोस्तों, ये आपका आंसर हो गया। आपको बोला गया 3 वोवल्स हैं, इनको आपको ऑड पोजीशन में डालना है। ऑड पोजीशन 4 है, क्योंकि आपको 4 में से 3 ही चाहिए, तो कितने तरीके से 3 पोजीशन को अरेंज कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सर्कुलर परम्यूटेशन। दोस्तों सर्कुलर परम्यूटेशन क्या है? एक सर्कुलर अरेंजमेंट है ऑब्जेक्ट्स का। हमें सर्कुलर शेप में ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करना होता है। जैसे कि एक राउंड टेबल है दोस्तों, इस राउंड टेबल पर आपको ऑब्जेक्ट्स को अरेंज करना है। ठीक है दोस्तों, इसी को सर्कुलर परम्यूटेशन बोलते हैं। तो दोस्तों पहले हमने पढ़ा था वो लीनियर अरेंजमेंट था। ठीक है दोस्तों, लीनियर अरेंजमेंट में अगर एन ऑब्जेक्ट्स थे तो उनको अरेंज करने के तरीके थे फैक्टोरियल एन। लेकिन दोस्तों सर्कुलर परम्यूटेशन में कैसा है कि अगर एन ऑब्जेक्ट्स हैं तो उनको अरेंज करने के तरीके होते हैं फैक्टोरियल n-1। ये कैसे आता है, क्यों होता है, वो दोस्तों हम समझेंगे, डिटेल में समझेंगे दोस्तों सर्कुलर परम्यूटेशन को। दोस्तों एक सर्कल है और आपको कहा जाए कि आपको जो ऑब्जेक्ट्स है उनको सर्कुलर कर्व में, सर्कुलर शेप में अरेंज करना है। यानी कि एक यहाँ पर, दूसरा यहाँ पर, तीसरा यहाँ पर, फोर्थ यहाँ पर, फिफ्थ यहाँ पर, सिक्स्थ यहाँ पर, इस तरीके से आपको अरेंज करना है। पहले हमने लीनियर अरेंजमेंट पढ़ा था, उसमें हमने ऑब्जेक्ट्स को ऐसे अरेंज किया था, लेकिन अब हमें सर्कुलर शेप में अरेंज करना है। तो इनमें क्या डिफरेंसेस हैं और रिजल्ट्स में क्या डिफरेंस आएगा, उसको हम इसमें समझने की कोशिश करेंगे दोस्तों। दोस्तों एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए यहाँ मैंने 2 ऑब्जेक्ट्स को अरेंज किया, 1 और 2। ठीक है दोस्तों, अब 1 और 2 में कौन सा फर्स्ट है और कौन सा सेकंड, क्या आप बता सकते हैं? दोस्तों नहीं बता सकते, क्योंकि ये एक सर्कुलर शेप में है। हम नहीं बता सकते कौन सा पहले है और कौन सा बाद में है। मैं इसको भी पहला बोल सकता हूँ, इसको भी पहला बोल सकता हूँ, लेकिन हमारा जो लीनियर अरेंजमेंट है उसमें मैं कि 1 पहले है और 2 बाद में है। लेकिन यहाँ पर मैं कहीं से भी देखूँ या मैं नहीं बता पाऊंगा कि कौन सा फर्स्ट है और कौन सा सेकंड है। ठीक है दोस्तों, अगर हमें इन दोनों नंबर को अरेंज करना है तो इसका एक ही तरीका है दोस्तों, दोनों को हमने ऐसे रख दिया। मतलब यहाँ पर नंबर को अरेंज करने के 2 तरीके थे, 1 2 और 2 1। मतलब अगर मैं इसको फर्स्ट पोजीशन बोलूँ, इसको सेकंड पोजीशन बोलूँ, तो पहले 1 फर्स्ट पोजीशन पे आ गया, फिर 2 1 पोजीशन पे आ गया। लेकिन यहाँ पर कोई भी फर्स्ट पोजीशन पर, कोई भी सेकंड पोजीशन पर आ सकता है। इसलिए दोस्तों इन दोनों नंबर को एक ही तरीके से अरेंज कर सकते हैं, और इसलिए इसको अरेंज करने के तरीके एक है। दूसरा एग्जांपल लेते हैं दोस्तों, देखते हैं 3 नंबर्स का अरेंजमेंट, 1 2 और 3। ठीक है दोस्तों, अब 2 और 3, दोस्तों 2 और 3 को मैं बता सकता हूँ कि 3 जो है वो 1 के राइट में है और 2 जो है वो 1 के लेफ्ट में है। मतलब इनकी पोजीशन को मैं आइडेंटिफाई कर सकता हूँ। कोई मेरे से पूछेगा 3 कहाँ पर है, 1 के राइट में, 2 कहाँ पर है, 1 के लेफ्ट में। यहाँ ऐसा नहीं बता पा रहा था। ठीक है दोस्तों, मतलब जब हमने 1 को बैठा दिया एक बार, उसके बाद हम नॉर्मल हमारा लीनियर अरेंजमेंट की तरह ही बता सकते हैं कि ये अरेंजमेंट है 1 3 और 2। तो इसमें मैं बोलूँगा कि 3 जो है वो 1 के लेफ्ट में है और 2 जो है 1 के राइट में है। मतलब ये जो अरेंजमेंट है इस अरेंजमेंट से डिफरेंट है। ठीक है, यहाँ पर मैं डिफरेंस क्रिएट कर पा रहा हूँ सर्कुलर अरेंजमेंट में। ठीक है दोस्तों, तो हमने 2 का अरेंजमेंट देखा और 2 में हमने देखा कि कोई डिफरेंस नहीं है, हम कोई नया डिफरेंस क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं, हम किसी और तरीके से इनको अरेंज नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन जब हमने 3 ऑब्जेक्ट्स को लिया तो हम देख पा रहे हैं कि हम अरेंजमेंट में चेंज कर पा रहे हैं जब हमने 2 और 3 को इंटरचेंज किया। यानी कि इसमें हम अरेंजमेंट क्लॉकवाइज कर सकते हैं और एंटी क्लॉकवाइज कर सकते हैं। ठीक है, पहले हमने एंटी क्लॉकवाइज ले लिया 1 2 3, फिर हमने
क्लॉकवाइज ले लिया, 1 2 3। ठीक है दोस्तों, तो ये दोनों डिफरेंट अरेंजमेंट्स हैं। क्यों? क्योंकि इस अरेंजमेंट से इस अरेंजमेंट में जाने के लिए मुझे 2 और 3 को उठाकर चेंज करना पड़ा। 2 और 3 को उठाकर उनकी पोजीशन मुझे चेंज करनी पड़ी। ठीक है दोस्तों, इसलिए ये दोनों अरेंजमेंट जो है वो डिफरेंट है। ये पहले टाइप का है, ये दूसरे टाइप का है। ठीक है दोस्तों, और ये 3 ऑब्जेक्ट्स थे, इनको मैं टोटल 2 तरीके से अरेंज कर पाया। दोस्तों मान लीजिए आपके पास 3 ऑब्जेक्ट्स हैं, ए, बी और सी। आपने उनको इस तरीके से अरेंज कर दिया। अभी हम इस अरेंजमेंट को थोड़ा सा चेंज करते हैं दोस्तों, और इसको लगते हैं ए, बी और सी। ठीक है दोस्तों, ये दूसरा अरेंजमेंट हो गया। ये तीसरा अरेंजमेंट है दोस्तों, ये बना के देखते हैं, बी, सी और ए। ठीक है दोस्तों, अब हम नोटिस करते हैं दोस्तों, इस अरेंजमेंट में सी जो है ए के राइट में है और बी जो है ए के लेफ्ट में है। यहाँ पर बी जो है ए के राइट में है और सी ए के लेफ्ट में, मतलब हमने सी और बी को उठाकर इनकी पोजीशन चेंज की है। लेकिन दोस्तों तो थर्ड है, इसमें बी जो है ए के राइट में है और सी ए के लेफ्ट में। मतलब देखा जाए ए बी सी, अगर हम एंटी क्लॉकवाइज जाते हैं तो हमें ये ऑर्डर मिल रहा है। यहाँ पे भी अगर हम अगर हम क्लॉकवाइज जाते हैं तो हमें ए बी सी का ऑर्डर मिलता है, और यहाँ भी अगर हम क्लॉकवाइज जाते हैं तो हमें ए बी सी का ऑर्डर मिलता है। दोस्तों इसको देखकर हम ये कह सकते हैं कि सर्कुलर अरेंजमेंट में जो ये दोनों है अरेंजमेंट, ये सेम अरेंजमेंट है दोस्तों, ये अलग अलग अरेंजमेंट्स नहीं हैं। यानी कि दोस्तों ए बी सी, ए बी सी और ए बी सी, ये तीनों दोस्तों सिमिलर अरेंजमेंट हैं। इस तरह की जो सिचुएशन है दोस्तों सर्कुलर अरेंजमेंट में अराइज होती है दोस्तों, इस तरह की सिचुएशन। इस वजह से नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स कम हो जाते हैं। जबकि लीनियर में कैसा होता है, हमने यहाँ ए बी सी लिखा, फिर हमने ए को आगे शिफ्ट किया, ए बी सी और ए बी सी, ये तीनों दोस्तों अलग अलग अरेंजमेंट है। लेकिन जब हम सर्कुलर में इनको शिफ्ट करते हैं तो अरेंजमेंट सिमिलर ही रहता है दोस्तों। सर्कुलर अरेंजमेंट में क्या होता है दोस्तों, जो डिस्टिंग्विश करने वाले पैरामीटर्स हैं उनमें से एक पैरामीटर है क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट। मान लीजिए आपको ए बी और सी को इसमें अरेंज करना है, तो दोस्तों जो ए होता है, यहाँ पर जो भी चेयर्स है, मान लीजिए चेयर्स हैं, इन चेयर्स की कुछ नंबरिंग तो की नहीं है कि कौन सी फर्स्ट है और कौन सी सेकंड है दोस्तों। तो ए के पास कोई ऑप्शन नहीं होता है, वो कहीं भी बैठ सकता है। हाँ, अगर हम इनकी नंबरिंग कर दें जैसे 1 2 3, तो अगर हम इनकी नंबरिंग कर देंगे तो ए के पास 3 ऑप्शन है, ठीक है, फिर बी के पास 2 ऑप्शन है और सी के पास 1 ऑप्शन है। तो फैक्टोरियल 3 तरीके से इसके अरेंजमेंट हो सकते हैं। लेकिन अगर नंबरिंग नहीं है तो ए कहीं भी बैठ सकता है, कोई सी भी टेबल को हम 1, कोई सी भी को भी हम 1 बोल सकते हैं। लेकिन लीनियर अरेंजमेंट में क्या होता है दोस्तों, हम इस टेबल को कभी 1 नहीं बोल सकते दोस्तों, ठीक है। लेकिन सर्कुलर अरेंजमेंट में हम किसी भी टेबल को 1 बोल सकते हैं, किसी भी टेबल को 2 3 ऐसे बोल सकते हैं। तो एक बार अगर हमने 1 को मार्क कर दिया दोस्तों, उसके बाद ये हमारा अरेंजमेंट लीनियर अरेंजमेंट की तरह हो जाता है। जैसे कि एक बार हमने यहाँ पर ए को मार्क कर दिया दोस्तों, उसके बाद बी और सी के अरेंज करने के तो हमारे पास 2 तरीके हैं, या तो ऐसे कर दें या बी और सी को ऐसे कर दें। ठीक है दोस्तों, तो ए जो है यहाँ पर दोस्तों एक रेफरेंस पॉइंट की तरह काम करता है, एक रेफरेंस की तरह काम करता है। अगर हमें कोई और रेफरेंस पॉइंट मिल जाए, जैसे यहाँ नंबरिंग दी हुई है 1 2 3, जैसे दोस्तों यहाँ नंबरिंग दी है 1 2 3, इसी तरह से हमें कुछ और रेफरेंस अगर दे दिया जाता है तो इसको फिर हम लीनियर अरेंजमेंट की तरह करेंगे। बट जब तक हमें कोई रेफरेंस नहीं दिया हुआ है तब तक ये अरेंजमेंट जो है सर्कुलर अरेंजमेंट की तरह होगा, और इसको अरेंज करने के तरीके जो होंगे फैक्टोरियल n-1 होंगे दोस्तों लेट सपोज आपको एग्जाम देने जाना है, मतलब आप एग्जाम देने गए हैं, वाइवा में है, आपके सामने एक राउंड टेबल है और एक ऐसे लिनियर टेबल है, ठीक है, और आपका टीचर यहाँ बैठा है। ठीक है दोस्तों, एग्जाम में नॉर्मली वाइवा में क्या होता है, हम चाहते हैं हमारा वाइवा लास्ट में हो, ठीक है। तो इस टेबल में आप डिसाइड नहीं कर सकते आप कहाँ लास्ट में है, अब यहाँ भी हो सकते हैं लास्ट में, यहाँ भी हो सकते हैं लास्ट में, यहाँ भी हो सकते हैं लास्ट में। मतलब टीचर के रेस्पेक्ट में आप ये नहीं बोल सकते कि कौन लास्ट में है। टीचर किसी को भी पहले बुला सकता है, इसको भी बुला सकता है, इसको भी बुला सकता है, इसको भी। लेकिन ये टेबल है, यहाँ पर जो यहाँ बैठा है वो टीचर के सबसे नज़दीक है, यहाँ और दूर है, यहाँ और दूर है, और ये वाला जो है वो लास्ट में है एकदम। ठीक है दोस्तों, तो हम यहाँ बैठना चाहेंगे, हम इसको लास्ट बोलेंगे, इसको फर्स्ट बोलेंगे। लेकिन राउंड टेबल में हम गैस नहीं कर सकते कौन फर्स्ट है कौन लास्ट है, नहीं बता सकते। ये मैंने आपको थोड़ा एक आइडिया दे दिया कि इस जो राउंड अरेंजमेंट होता है
उसमें फर्स्ट और लास्ट का हमें आइडिया नहीं होता है। लेकिन अगर हमने राउंड टेबल में किसी एक को फिक्स कर दिया पहले दोस्त, कि ये एक फिक्स कर दिया, तो इसके रेस्पेक्ट में हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसके रेस्पेक्ट में ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया, फोर्थ हो गया, फिफ्थ हो गया, ऐसे इसके रेस्पेक्ट में बोल सकते हैं कि इसके राइट से अगर शुरू करें, हम ऐसे क्लॉकवाइज जाएं, तो हम बता सकते हैं कि ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ऐसे एक को अगर फिक्स कर दिया तो बता सकते हैं। दोस्तों जब हमने दो नंबर्स को अरेंज किया था, ए और बी, इनको एक ही तरीके से अरेंज कर सकते हैं क्योंकि दोनों ही फर्स्ट है दोनों ही सेकंड है। कौन फर्स्ट है कौन सेकंड है हमें नहीं पता, इसको एक ही तरीके से अरेंज कर सकते हैं। एक, जब हमने तीन ऑब्जेक्ट लिए, हमने अरेंज किया ए बी सी, और दूसरा अरेंजमेंट लिया ए बी सी, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज वे में ही हमने सर्कुलर अरेंजमेंट को डिस्टिंग्विश किया कि ये इससे अलग क्यों है, क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज है और ये क्लॉकवाइज है। इसको अरेंज करने के दो तरीके हुए। तो दोस्तों हम थोड़ा अगर एनालाइज करें तो हम ऐसे नहीं कह सकते। इसको अरेंज करने के तरीके थे फैक्टोरियल 2-1, इसको अरेंज करने के तरीके थे फैक्टोरियल 3-1। मतलब कि हमने पहले एक को फिक्स कर दिया, अब दो को अरेंज करने के तरीके हो गए फैक्टोरियल 2। यहाँ पे पहले एक को फिक्स कर दिया, दूसरे को एक तरीके से अरेंज कर दिया। एक को जब आप फिक्स कर देते हैं तो आपको एक पॉइंट ऑफ रेफरेंस मिल जाता है, उससे आप दूसरे को अरेंज कर सकते हैं। लेकिन सर्कुलर में जो अरेंज करने के तरीके होते हैं वो होते हैं फैक्टोरियल n-1। ठीक है, अगर हमने, हमारे पास n+1 चीज़ें हैं दोस्तों, n+1 ऑब्जेक्ट हैं और एक ऑब्जेक्ट को हमने फिक्स कर दिया पहले, उसके बाद अगर जो ऑब्जेक्ट बचे उनको अरेंज करने के तरीके हो गए फैक्टोरियल n। ऐसे भी हम इसको समझ सकते हैं, n+1 को अरेंज करने के तरीके हो गए फैक्टोरियल n। पहले हमने 1 को फिक्स कर दिया और बाकी n ऑब्जेक्ट्स को फैक्टोरियल n तरीके में अरेंज कर दिया। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों हम इसके कुछ स्पेशल केस पढ़ते हैं। दोस्तों स्पेशल केस क्या है? स्पेशल केस वो केस हैं जिसमें क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट भी सेम होते हैं दोस्तों। दोस्तों उसमें 5 मोती हैं या स्टोन्स हैं और ये उनका एक नेकलेस है। आप माला भी समझ सकते हैं, जो माला होती है, फूलों की माला जो होती है, ठीक है दोस्तों, वो भी समझ सकते हैं। अब दोस्तों माला में कैसा होता है कि ये मान लो फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ठीक है। अब अगर हमें ये ऐसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अरेंज किया हुआ है, क्लॉकवाइज, लेकिन अगर हमें इसके अरेंजमेंट को चेंज करना हो, ठीक है, तो हमें इन मोतियों को निकाल कर लगाने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। हमको ऐसा नहीं है कि मोतियों को निकालना पड़ेगा फिर हमें क्लॉकवाइज अरेंजमेंट में अरेंज करने की जरूरत है। हमको कुछ नहीं करना है दोस्तों, इस माला को उठाकर फ्लिप कर देना है। ठीक है दोस्तों, हम जस्ट फ्लिपिंग करके इनकी पोजीशन को चेंज कर सकते हैं। और जब हम फ्लिपिंग करेंगे तो अरेंजमेंट कैसे हो जाएगा दोस्तों? 5 4 3 2 1। जस्ट फ्लिपिंग करने से, माला को अगर जस्ट फ्लिप कर देंगे, ये नेकलेस को जस्ट फ्लिप कर देंगे, तो इनका अरेंजमेंट चेंज हो जाएगा दोस्तों। या हम ये कह सकते हैं कि दोनों अरेंजमेंट में कोई डिफरेंस नहीं है, जस्ट एक दूसरे को फ्लिप करने से दोनों अरेंजमेंट आ जाते हैं दोस्तों। तो इन अरेंजमेंट्स में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों ही अरेंजमेंट एक ही अरेंजमेंट है। ये एक स्पेशल केस है दोस्तों सर्कुलर अरेंजमेंट का, दोनों ही अरेंजमेंट सेम केस हैं। तो ऐसे केस में जो नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स होते हैं वो होते हैं दोस्तों फैक्टोरियल n-1 डिवाइडेड में 2। दोस्तों कोई टफ चीज़ नहीं है, अगर आप सोचेंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा। फिर भी डाउट हो तो आप बताइए, हम क्लियर करेंगे दोस्तों। अगर आपको सर्कुलर अरेंजमेंट करना है, सर्कुलर अरेंजमेंट में नंबर ऑफ वेज टू अरेंज एन ऑब्जेक्ट्स इज फैक्टोरियल n-1। और अगर इस तरह का माला वाला केस है कि एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों सेम है, तो उसमें नंबर ऑफ वेज देंगे फैक्टोरियल n-1/2। तो चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं। आपको दिया गया है 5 बॉयज़ एंड 6 गर्ल्स सिट ऑन ए सर्कुलर टेबल
तो इन हाउ मैनी वेज, कितने तरीके से हम इनको बैठा सकते हैं, इन हाउ मैनी वेज सच दैट ऑल द गर्ल्स आर टुगेदर और नो टू बॉयज आर टुगेदर। तो पहला केस करते हैं, ऑल द गर्ल्स आर टुगेदर। दोस्तों 6 गर्ल्स हैं, G1, G2, G3, G4, G5 एंड G6। सबको एक बंडल में पैक करो और इसको बोल दो एक नंबर। एक तो ये हो गया, बाकी के 5 बॉयज़, टोटल 6 ऑब्जेक्ट हो गए। राउंड टेबल पे अरेंज करना है, सर्कुलर टेबल पे फैक्टोरियल 6 - 1, ये अरेंज करने के तरीके हो गए। अब दोस्तों हमने 6 ऑब्जेक्ट्स को अरेंज कर दिया है, तो अब 6 के रेफरेंस में तो हम बता सकते हैं कौन सा फर्स्ट है, कौन सा सेकंड है, कौन सा थर्ड है। तो ये जो 6 बचे हैं ना, 6 गर्ल्स, इनको भी हम इंटरनली चेंज कर सकते हैं ना, G1 की जगह G6 आ सकता है। इन 6 को अरेंज कर सकते हैं कितने तरीके से, फैक्टोरियल 6। ये हो गया दोस्तों आपका फैक्टोरियल 5 मल्टीप्लाई बाय फैक्टोरियल, ठीक है। दूसरा है नो टू बॉयज़ आर टुगेदर, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारी सर्कुलर टेबल थी, बॉयज़ साथ में नहीं आने चाहिए, तो गर्ल्स तो बैठ सकती हैं। तो पहले हम गर्ल्स को बैठा देते हैं, G1, G2, G3, G4, G5। अब बॉयज़ साथ में नहीं आने चाहिए, तो बॉयज़ ऐसे इन स्पेसेस में आ सकते हैं, लेकिन स्पेस कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 स्पेस है और 5 बॉयज़ है। तो 6 में से हम 5 स्पेस सेलेक्ट कर लेते हैं और उनमें 5 बॉयज़ को कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, टोटल 5, ठीक है। और जो पहले हमने गर्ल्स को अरेंज किया था वो कैसे अरेंज किया था, फैक्टोरियल 6 - 1, ये हो गया 6C5 टोटल 5, ठीक है दोस्तों। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। पहला जो अरेंजमेंट है वो हमने सर्कुलर के हिसाब से किया है, बाकी तो आपको आता ही है, हमने परम्यूटेशन और सिलेक्शन जो पढ़े हैं उनके अकॉर्डिंग ही हम कर रहे हैं सवालों को, ठीक है दोस्तों। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हाउ मैनी नेकलेस कैन बी मेड फ्रॉम 10 डिस्टिंक्ट स्टोन्स सच दैट 3 पर्टिकुलर स्टोन्स कम टुगेदर। दोस्तों इस क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है 3 पर्टिकुलर स्टोन्स। 3 पर्टिकुलर स्टोन्स से क्या फ़र्क पड़ रहा है दोस्तों, आपके पास 10 स्टोन है, आपको 10 में से 3 स्टोन सेलेक्ट नहीं करने हैं दोस्तों। हमने पहले से सेलेक्ट किए हुए हैं कि 3 स्टोन्स कौन से हैं, वो किसी भी तरह के हो सकते हैं, 3 अलग अलग तरह के स्टोन हैं और हमने पहले से आइडेंटिफाई कर रखा है कि ये तीनों पर्टिकुलर स्टोन साथ रहने चाहिए, ठीक है दोस्तों। ये 3 पर्टिकुलर स्टोन साथ रहने चाहिए। बाकी नेकलेस का क्वेश्चन है और कुछ इस क्वेश्चन में डिफिकल्ट नहीं है, कुछ ज़्यादा चीज़ समझने की नहीं है, बस यही ध्यान देना है कि 3 पर्टिकुलर स्टोन बोले हैं तो हमको उन 3 स्टोन्स को सिलेक्ट नहीं करना है 10 में से, 10C3 नहीं करना है। पर्टिकुलर स्टोन है, हमको पता है ये तीनों चाहिए हमको, बस हमको पहले से ही बोला गया कि आपको ये 3 ही उठाने हैं, इन तीनों को ही साथ में रखना है, ठीक है। बाकी तीनों को साथ में रखना है तो तीनों को 10 में से 3 गए 7 और इन तीनों को एक बंडल में डाल दिया, एक बंडल हो गया, तो टोटल 8 हो गए। 8 को अगर अरेंज करना है तो कितने तरीके से कर दिया, 8 - 1 डिवाइडेड बाई 2, और ये 3 भी तो आपस में घूम सकते हैं, तो फैक्टोरियल 3, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गया आपका फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल 3 डिवाइडेड बाई 2, सिंपल है दोस्तों। अब चलिए आगे चलते हैं। आपको दिया हुआ है कि आपके पास 6 बुक्स हैं इकोनॉमिक्स, 6 बुक्स हैं इकोनॉमिक्स की, 3 मैथमेटिक्स की हैं, 2 अकाउंटेंसी की हैं। इन हाउ मैनी वेज कैन दीज बी प्लेस्ड ऑन ए शेल्फ इफ द बुक्स ऑन द सेम सब्जेक्ट आर टुगेदर, ठीक है दोस्तों। सेम सब्जेक्ट की जो बुक्स हैं वो साथ में रहनी चाहिए, ये आपको कहा गया है, और कितने तरीके से इनको हम अरेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों मान लीजिए ये आपकी शेल्फ है, साथ में रहनी चाहिए, तो 6 बुक्स इधर आ गई, 3 बुक्स इधर आ गई और 2 बुक्स इधर आ गई, ठीक है। सबसे पहले हमने इनको 6 बुक्स को एक बंडल में डाल दिया, तो ये एक ऑब्जेक्ट बन गया हमारा। इन 3 बुक्स को एक बंडल में डाल दिया तो ये एक ऑब्जेक्ट बन गया, और इन 2 बुक्स को एक बंडल में डाल दिया तो ये एक ऑब्जेक्ट बन गया। तो हमारे पास 3 ऑब्जेक्ट हो गए। तीनों ऑब्जेक्ट को हम फैक्टोरियल 3 तरीके से अरेंज कर सकते हैं दोस्तों। 6 3 2 2 3 6 3 2 6, ठीक है। अलग अलग कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, 3 ऑब्जेक्ट में ये फैक्टोरियल 3 तरीके से अरेंज कर सकते हैं।
अब हम आते हैं इंडिविजुअल पे। इस बंडल को हम फैक्टोरियल 6 तरीके से अरेंज कर सकते हैं, इस बंडल को फैक्टोरियल 3 तरीके से, और इस बंडल को फैक्टोरियल 2 तरीके से। तो आपका आंसर हो गया फैक्टोरियल 3 मल्टीप्लाई बाय फैक्टोरियल 6 मल्टीप्लाई बाय फैक्टोरियल 3 मल्टीप्लाई बाय फैक्टोरियल 2। समझ गए दोस्तों? 6 बुक से इनका एक बंडल बना दिया, 3 का एक बंडल बना दिया, 2 का एक बंडल बना दिया। क्यों बंडल बनाया? क्योंकि कहा है सेम सब्जेक्ट की बुक साथ रहनी चाहिए, तो उनको साथ में लेके और एक जगह बंडल बना दिया, और उन बंडल को फैक्टोरियल 3 तरीके से अरेंज कर दिया। और फिर इंडिविजुअल को आप फैक्टोरियल 6 तरीके से अरेंज कर ही सकते हैं। इस तरह के सवाल हम देखते आ रहे हैं दोस्तों, कोई डिफिकल्ट नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपको एक क्वेश्चन दिया है कि 4 बॉयज़ हैं, 3 गर्ल्स हैं, उनको मिलाकर आपको अरेंज करना है और फोटोग्राफ लेनी है, ठीक है। और अरेंज कैसे करना है? रो में अरेंज करना है, और हमको कंडीशन दी गई हैं कि कितने तरीके से हम उनको अरेंज कर सकते हैं। पहली कंडीशन है सारी गर्ल्स साथ में आनी चाहिए, ठीक है। सारी गर्ल्स साथ में आनी चाहिए, तो सारी गर्ल्स का एक बंडल बना दिया, ठीक है। तो आपके पास कितने हो गए? 4 प्लस 3 गर्ल्स का आपने G1 G2 G3 इनका एक बंडल बना दिया, तो टोटल 5 लोग हो गए। 5 लोगों को आपने फैक्टोरियल 5 तरीके से अरेंज कर दिया, और जो 3 गर्ल थी उनको फैक्टोरियल 3 तरीके से अरेंज कर दिया, ठीक है दोस्तों, समझ गए ना। दूसरा है दोस्तों, नो 2 गर्ल्स सिट टुगेदर। दोस्तों नो 2 गर्ल्स का मतलब ऐसा नहीं है कि 3 साथ में बैठ सकती हैं, कोई भी 2 लड़कियां साथ में नहीं होनी चाहिए, मतलब सब लड़कियां अलग अलग होनी चाहिए। नो 2 गर्ल्स का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ 2 लड़कियां साथ नहीं होनी चाहिए, 3 साथ में हो सकती हैं, ऐसा नहीं है दोस्तों। 3 साथ में होगी तब भी 2 साथ में हो सकती हैं। नो 2 गर्ल्स का मतलब है हर लड़की को अकेले रहना है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम चारों लड़कों को अरेंज कर देते हैं, P1 P2 P3 P4, इनको हमने फैक्टोरियल 4 तरीके से अरेंज कर दिया, ठीक है। अब हम लड़कियां साथ में नहीं रह सकती हैं, तो लड़कियों को अलग अलग रखने के लिए कितनी जगह हो गई? 1 2 3 4 5, ये 5 जगह आपके पास है। इन 5 में से आप लड़कियों को कहीं भी डाल दोगे, कहीं भी डालोगे तो 2 लड़कियां साथ में नहीं आएगी। तो 5 जगह हैं, तो 5 में से हमने 3 जगह सेलेक्ट कर ली, और उन पर फैक्टोरियल 3 तरीके से लड़कियों को अरेंज कर दिया, ठीक है दोस्तों। ये हो गया आपका दूसरा क्वेश्चन। इसको आप ऐसे भी लिख सकते थे, फैक्टोरियल 4 और 5P3, फैक्टोरियल 4 और 5P3। फैक्टोरियल 4 से 4 लड़कों को अरेंज कर दिया आपने, और 5P3 मतलब 3 लड़कियां हैं, 5 जगह हैं, 5 में से 3 जगह अरेंज करना है, 5P3 हो गया, ठीक है। तीसरा कंडीशन क्या दी है कि नो 2 बॉयज सिट टुगेदर एंड नो 2 गर्ल्स सिट टुगेदर, मतलब 2 लड़के भी साथ नहीं होनी चाहिए और 2 लड़कियां भी साथ नहीं होनी चाहिए, मतलब एक लड़का एक लड़की, एक लड़का एक लड़की, ऐसे बैठाना है। तो क्या करें? तो देखो दोस्तों, ये तो कैसे हो सकता है, आपके पास 7 जगह हैं, 1 2 3 4 5 6 7, लड़के 4 हैं और लड़कियां 3 हैं, ठीक है। अब लड़कियां 3 हैं, तो G1 G2 G3 और B1 B2 B3 B4, यही तरीका हो सकता है दोस्तों, और कोई तरीका नहीं हो सकता। क्योंकि अगर आप लड़कियों को पहले ले लोगे, तो लड़कियों को अगर आप पहले ले लोगे तो G1 G2 G3, अभी ये 3 हो गई, तो जगह कितनी बचेंगी? मान लो आपने एक छोड़ा, एक छोड़ा, 4 हो गए, 5 6 7, आपको इन तीनों में लड़कों को बैठाना पड़ेगा, लड़के साथ में आएंगी, तो ये केस नहीं ले सकते, हमको यही केस एक मिलेगा इस तरह का। तो इस केस में हम कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं? ये वाला तो नहीं चलेगा, यही चलेगा। तो इस केस में हम कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं? 3 लड़के हैं, 3 पोजीशन है, फैक्टोरियल 3 तरीके से, 4 लड़के हैं, 4 पोजीशन, फैक्टोरियल 4 तरीके से, ठीक है दोस्तों। ये हो गया आपका। तो इस तरीके से सवाल को आप कर सकते हैं। और दोस्तों एक बात जरूर करना चाहूँगा कि जितने भी क्वेश्चन हैं उनको खुद से कीजिएगा, एक बार खुद से करेंगे तभी आपको सोचने का तरीका पता चलेगा, सोचने को एक डायरेक्शन मिलेगी। जैसे मैं बताते जा रहा हूँ वैसे वैसे करते जाएंगे तो आपको समझ में तो आ जाएगा, लेकिन आप खुद से सोच नहीं पाएंगे। खुद से सोचिए, खुद से करने की कोशिश कीजिए, नहीं कर पाते तो देखिए, ठीक है दोस्तों।
क्योंकि कॉन्सेप्ट आपको बता दिया है कैसे सेलेक्ट करना है, कैसे अरेंज करना होता है, आगे आपको खुद को ही मेहनत करनी पड़ेगी। अब आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोलता है। इन हाउ मेनी वेज अ टीम ऑफ 11 प्लेयर्स कैन बी मेड फ्रॉम 15 प्लेयर्स सच दैट, पहली कंडीशन है अ पर्टिकुलर प्लेयर इज नेवर चूजन। ठीक है दोस्तों, आपको बोल दिया कि एक पर्टिकुलर प्लेयर, मतलब एक आपने डिसाइड कर लिया है कि ये बंदे को मुझे नहीं लेना है। जब आपने कह दिया है कि इसको नहीं लेना है तो आपके पास कितने लोग बचे दोस्तों, कितने लोग बचे, आपके पास बचे 14 लोग। 14 में से आपको 11 लोगों की टीम चुननी है। तो बहुत ही सिंपल है दोस्तों, 14 में से 11 को चुनना है, बस हो गया चुनाव दोस्तों। 14C11, ठीक है, चुनाव हो गया है। नेक्स्ट क्या बोलता है दोस्तों, नेक्स्ट बोलता है कि 2 पर्टिकुलर प्लेयर्स आर ऑलवेज चूजन, मतलब 2 को तो आपने फिक्स कर दिया दोस्तों। 2 आपके पास आए, आपके जानकार थे 2 लोग, आपने कह दिया ये 2 तो मेरी टीम में रहेंगे। अब आपको बाकी के 9 लोग चुनने हैं, बस 9 लोग चुनने हैं। कितने लोगों में से, 15 में से 2 चले गए और 11 में से भी 2 चले गए। ये कितने हो गए, 13C9। ठीक है दोस्तों, सही बोल रहा हूँ मैं? ठीक है दोस्तों, 2 पर्टिकुलर प्लेयर आपको हमेशा चुनने थे, तो आपने 13C9 हो गए दोस्तों। 15 में से 2 चले गए, 11 में से 2 चले गए। कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए दोस्तों। यहाँ से आपको कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बता दूंगा जो आपके बुक में दिए हुए हैं डायरेक्टली, वो आपको यहीं से क्लियर हो जाएंगे। आपको अलग से उनको सीखने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन देख के आपने अगर कर दिया है तो उन फैक्ट्स को आपको रटने की जरूरत नहीं है। थर्ड कौन क्या पूछ रहा है दोस्तों, 2 पर्टिकुलर प्लेयर्स नेवर कम इन ए टीम, मतलब 2 पर्टिकुलर प्लेयर्स कभी भी एक टीम में नहीं आएंगे। अलग अलग टीम में आ सकते हैं, एक टीम में नहीं आएंगे। मतलब मान लीजिए 2 प्लेयर बोल दिए मैंने, P1 और P2, ठीक है। तो पहला केस बनता है कि टीम मैंने बना ली, है ना, ये पहली टीम बन गई। उस टीम में P1 तो आ गया बट P2 नहीं आया। दूसरा केस क्या बन सकता है कि P1 नहीं आया, P2 आ गया। दोनों एक ही टीम में नहीं आए ना दोस्तों, इस तरीके से। लेकिन ये 2 तो हम बना लेते हैं, लेकिन एक तीसरा केस भी बनता है, उसको सब भूल जाते हैं दोस्तों। और वो केस होता है कि जब P1 और P2 दोनों ही नहीं आए, अब भी तो टीम बन सकती है। 15 लोग हैं मेरे पास, 2 को निकाल भी दिया तो भी 13 बचेंगे, 13 में से भी टीम बन सकती है। ठीक है, तो P1 आ गया, P2 आ गया, या दोनों नहीं आए, तो इस तरीके से बन सकते हैं। तो इस केस में कितने हो गए दोस्तों, P2 पर्टिकुलर आदमी, इसको मैंने बाहर निकाल दिया, ठीक है, इसको लिया नहीं, तो 14 में से मेरे को 11 मिल गए, ये भी 14 में से 11 मिल गए, और ये मैंने दोनों को निकाल दिया बाहर, तो यहाँ मेरे को 13 में से 11 मिल गए। तीनों को ऐड कर दीजिए दोस्तों, तो आपको टीम मिल सकती है। तीनों अलग अलग है ना, इनको ऐड इसलिए किया क्योंकि इससे भी मेरे को टीम मिल जाएगी, टास्क पूरा हो जाएगा, इससे भी टास्क पूरा हो जाएगा, इससे भी टास्क पूरा हो जाएगा। 3 रास्ते हैं मुझे जाने के, तीनों पैरेलल हैं, तीनों को मैंने ऐड कर दिया। लेकिन इसका एक मेथड 2 भी है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, गौर फरमाइएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये मेथड हम पहले भी 1-2 सवालों में कर चुके हैं, और वो ये है दोस्तों, इसमें भी दोनों साथ नहीं आ रहे हैं, इसमें भी दोनों साथ नहीं आ रहे हैं, उसमें भी दोनों साथ नहीं आ रहे हैं। तो मैं क्या करूं, टोटल केस ले लूं। टोटल केस कितने हो गए दोस्तों, 15C11, और उसमें से वो केस माइनस कर देता हूं जिसमें दोनों साथ में आते हैं। क्या बोलते हो दोस्तों, दोनों साथ में आएंगे, ठीक है। दोनों साथ में अगर आ रहे हैं तो मुझे 13C9 चुनने हैं। 2 तो साथ में फिक्स कर दिए, बाकी बचे हुए को चुन लिया, तो इसमें P1 और P2 दोनों साथ में आएंगे। टोटल में से दोनों के साथ वाले केस माइनस कर दिए, तो जिसमें दोनों साथ नहीं आ रहे हैं वो आ गए। तो ये दूसरा मेथड हो गया दोस्तों। अब इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में क्या बता रहा था वो आप सुन लीजिए। इस क्वेश्चन से हमने क्या सीख लिया दोस्तों, वो मैं आपको बताता हूँ। तो वो ये बोलता है दोस्तों कि कंडीशन है कि एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को हमने सेलेक्ट नहीं किया। एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को अगर हमने सेलेक्ट नहीं किया, तो हमने सिलेक्शन कितनी तरीके से किया, हमने सिलेक्शन किया N-1 CR, या और अगर परम्यूटेशंस होते कि एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को अरेंज नहीं करना है, तो वो हो जाता है N-1 PR, ठीक है, अरेंजिंग अलाइक ऑब्जेक्ट्स। ठीक है दोस्तों, अरेंजिंग अलाइक ऑब्जेक्ट्स मतलब परम्यूटेशन व्हेन सम ऑफ द ऑब्जेक्ट्स या सम ऑफ द थिंग्स आर अलाइक। ठीक है दोस्तों, अगर कुछ चीज़ें सेम हैं, एक जैसी हैं, तो उनको कैसे हमको अरेंज करना है।
दोस्तों मान लो आपके पास n ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, उन n ऑब्जेक्ट्स में से n1 ऑब्जेक्ट्स सिमिलर है, n2 ऑब्जेक्ट सिमिलर है और n3 ऑब्जेक्ट सिमिलर है, जहां पर n1 प्लस n2 प्लस n3 इज इक्वल टू n है। दोस्तों टोटल n ऑब्जेक्ट्स है, उनमें से n1 एक जैसे हैं, n2 एक जैसे हैं और n3 एक जैसे हैं। तो उनको अरेंज करना है, उनका परम्यूटेशंस करना है। तो कैसे करते हैं दोस्तों, अगर आपको n ऑब्जेक्ट्स दिए हैं तो उनको अरेंज करने के तरीके होते हैं फैक्टोरियल n, लेकिन बट अगर सिमिलर ऑब्जेक्ट्स आ जाए उनमें तो अरेंज करने के तरीके होते हैं फैक्टोरियल n अपॉन n1 n2 n3। इसको डिवाइड इसलिए कर दिया दोस्तों क्योंकि जो n1 ऑब्जेक्ट्स होंगे एक जैसे होंगे। मैं आपको बोलूँ आपके पास 2 एप्पल हैं एक जैसे, अब आप इनको ऐसे रखो, आपको कौन से पता कौन सा फर्स्ट और कौन सा सेकंड है। इसको मैंने इधर रख दिया, इसको इधर रख दिया, तब भी एक जैसा ही है ना, दोनों केस सेम ही तो हुए। तो फैक्टोरियल 2 तरीके से अरेंज किया, लेकिन ये 2 सेम है तो फैक्टोरियल 2 कर दिया तो ये 1 हो गया। ठीक है दोस्तों, डिवाइड कर दिया मैंने, उतने परम्यूटेशन से डिवाइड कर दिया क्योंकि वो सारे परम्यूटेशन सेम है दोस्तों, इसलिए उनको हमें कंसिडर नहीं करना है। अलग अलग ऑब्जेक्ट होते तो हम बता सकते हैं। अभी 2 नंबर है 1 और 2, इनको अरेंज करना है तो 2 और 1 भी लिख सकते हैं, 2 तरीके से अरेंज कर सकते हैं, फैक्टोरियल 2 हो गया। लेकिन 1 और 1 है, 1 और 1 है, दोनों सेम ही तो है, तो इसको हम फैक्टोरियल 2 अपन फैक्टोरियल 2 कर सकते हैं, एक ही तरीका है, ये बताना चाह रहे हैं। तो टोटल अरेंजमेंट फैक्टोरियल n कर दिए हमने, लेकिन उनमें से हमने उतने अरेंजमेंट कम कर दिए, डिवाइड कर दिया, फैक्टोरियल n1 फैक्टोरियल n2 फैक्टोरियल n3, क्योंकि ये सब सिमिलर रहेंगे तो ये अपने अपने हिस्से को खा गए। ठीक है, और तो बचेंगे वो आपके अरेंजमेंट्स आ गए। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, अब क्वेश्चन ही मिल गया सीधा सीधा, ARRANG कितने परम्यूटेशन पॉसिबल है इस लेटर से, इसमें जो वर्ड्स हैं उनसे कितने परम्यूटेशन, मतलब कितने तरीके से इन लेटर्स को अरेंज करके हम नए वर्ड्स बना सकते हैं, कितने तरीके से। तो कुछ नहीं करना है, सीधा मेथड लगाना है, फॉर्मूला लगाना है। ए कितनी बार है, 2 बार। आर कितनी बार है, 2 बार। ए हो गया, आर हो गया, एन एक बार, जी एक बार और ई एक बार। टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7। टोटल अरेंजमेंट्स हो गए फैक्टोरियल 7 अपॉन फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2। सिंपल है दोस्तों, यही आंसर है, कुछ नहीं सोचना है, सीधा सवाल है। अरेंज, जो लेटर्स को अरेंज करके वर्ड बनाना हमने सीखा था, बट अलाइक ऑब्जेक्ट्स, अलाइक लेटर्स आ गए, एक जैसे लेटर्स आ गए, तो उनके जो केस होते हैं उनको हमें कम करना है। और कैसे कम करते हैं, वो ऐसे कम करते हैं, ये हमने सीख लिया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब अगला बोल रहा है कि परम्यूटेशंस व्हेन ईच थिंग मे बी रिपीटेड वंस ट्वाइस और आर टाइम्स इन एनी अरेंजमेंट। दोस्तों रिपीटेशन का मैंने आपको शुरू में क्वेश्चन करवा दिया था कि आपको कुछ ऑब्जेक्ट्स दिए हैं, उनको अगर आप रिपीट भी कर सकते हो तो आप n की पावर r अरेंजमेंट बना सकते हो। मैंने बताया था 1 2 3 4 5 है। अगर आपको इनको विथ रिपीटेशन अरेंज करना है, मतलब यहाँ पर 5 तरीके से आ सकते हैं, वो तो क्लियर है, लेकिन अगर रिपीट कर सकते हैं तो यहाँ भी 5 तरीके से आ सकता है, यहाँ भी 5 तरीके से, यहाँ भी 5 तरीके से, यहाँ भी 5 तरीके से। कितना हो गया, 5 की पावर 5 हो गया ना, ये n है। ठीक है, और r सेलेक्ट किए थे, n में से r को अरेंज कर रहा था, मैंने 5 में से 5 को अरेंज किया, इसलिए 5 की पावर 5 हो गया। ठीक है दोस्तों, अब ये बोल रहा है कि 1 2 3 4 5 में से 3 डिजिट नंबर बनाना है, 3 डिजिट नंबर बनाना है। पहला डिजिट 5 तरीके से बन सकता है, दूसरा ही 5 तरीके से बन सकता है, तीसरा ही 5 तरीके से बन सकता है। तो हो गया 5 की पावर 3, n की पावर r हो गया ना दोस्तों, ये आपका r है, ये टोटल 5 नंबर है, n है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट भी आपका क्लियर हो गया दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं। अब बोल रहा है कॉम्बिनेशन, दोस्तों कॉम्बिनेशन है, सिलेक्शन, सिलेक्शन के ऊपर ध्यान दे रहा है। कॉम्बिनेशन ऑफ n डिफरेंट थिंग्स टेकिंग सम और ऑल, टेकिंग सम और ऑल एट ए टाइम। n डिफरेंट थिंग्स हैं, उनको कंबाइन करना है। ठीक है, मतलब लेट सपोज आपके पास 3 चॉकलेट है, T1 T2 T3। ये आपका क्या है, ये आपकी डेयरी मिल्क है, ये 5 स्टार और ये पर्क है। अब आपको कुछ लेनी है या सभी की सभी लेनी है, तो कितने तरीके से ले सकते हैं, देखो किसको कैसे समझते हैं। सबसे पहले हम इसके पास आए, सोचा इसको लूं या ना लूं। ठीक है, लेना होगा तो ले लिया, नहीं लेना होगा तो छोड़ दिया, छोड़ दिया तो फिर मैं आगे बढ़ गया। तो लूं या ना लूं, तो लूं या ना लूं। ठीक है, 2 तरीके हैं ना, ये भी 2 तरीके हैं।
ये भी 2 तरीके हैं। तो टोटल कितने तरीके हो गए कि मैं इनमें से चॉकलेट ले सकता हूँ? 2⁻³ - 1। -1 तरीका क्यों माइनस किया दोस्तों? जो 2⁻³ टोटल तरीके बन रहे हैं ना, उनमें एक तरीका ऐसा है कि मैं कोई भी ना लूँ। एक तरीका है मैं सिर्फ इसको ले लूँ, एक तरीका इसको ले लूँ, एक तरीका है सिर्फ इसको ले लूँ। ठीक है, एक तरीका है इन दोनों को ले लूँ, इसको छोड़ दूँ, इन दोनों को ले लूँ, इसको छोड़ दूँ, इन दोनों को ले लूँ, इसको छोड़ दूँ। एक तरीका है तीनों को ले लूँ, और एक बचता है कि तीनों को छोड़ दूँ। मतलब मेरे को दोनों केस, लेने वाला और छोड़ने वाला, दोनों कंसिडर करने हैं। और सवाल बोल रहा है कि कॉम्बिनेशन तो बनाना है, चाहे कुछ लो चाहे पूरी लो, कॉम्बिनेशन तो बना, छोड़ना एक भी छोड़ना नहीं है, मतलब चाहे एक ही लो लेकिन छोड़ना नहीं है। तो कितने केस बन सकते हैं? 2⁻n-1। 2⁻n टोटल केसेस हैं, एक हटा दिया जिसमें हमने सारे छोड़े थे। ठीक है दोस्तों, अब आपको सवाल से समझा देता हूँ, अगर फिर भी समझ में नहीं आया तो। आपके पास 10 लाइट हैं, ठीक है, 10 की 10 इंडिपेंडेंटली ऑपरेट हो सकती हैं। ठीक है दोस्तों, मैं बना देता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये 10 लाइटें हैं, 10 की 10 इंडिपेंडेंटली ऑपरेट हो सकती है। सबके अलग अलग स्विच हैं, मतलब स्विच ऑन भी हो सकता है और ऑफ भी हो सकता है, इंडिपेंडेंट है सब में ये चीज़। इसमें भी है, इसमें भी है, और जैसे इनमें भी है, ऑन और ऑफ। सवाल पूछ रहा है कि जो हॉल है उसमें उजाला कितनी तरीके से हो सकता है? कितने तरीके से इल्यूमिनेशन हो सकता है, कितने तरीके से उजाला हो सकता है। लेकिन उजाला होना चाहिए, अंधेरा नहीं रहना चाहिए, मतलब सारे बंद नहीं हो सकते। एक ही चालू रखो, उजाला तो एक से भी होगा। ठीक है, तो इसको मैं 2 तरीके से ऑपरेट कर सकता हूँ, इसको भी 2 तरीके से, इसको भी 2 तरीके से ऑपरेट कर सकता हूँ, इसको भी 2 तरीके से। ठीक है दोस्तों, टोटल 2⁻10 तरीके हैं मेरे पास ऑपरेट करने के। लेकिन उजाला होना चाहिए, एक तरीका माइनस कर देता हूँ जिसमें सारे बंद थे, जिसमें मैंने सबको छोड़ा था वो तरीका मैंने माइनस कर दिया। ठीक है दोस्तों, 2⁻10-1 तरीके हो गए। दोस्तों ये सोचने का तरीका है इस सवाल, इस तरह के सवालों को, कि आपको कुछ ऑब्जेक्ट्स दिए हुए हैं, आपको उनमें से कुछ को चुनना है या सबको चुनना है, तो उसके कितने तरीके हो सकते हैं। ठीक है, टोटल तरीके बता दिए। अब दोस्तों आप बोल रहे थे हमने तो एनसीआर पढ़ा था, आप एनसीआर से भी कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, एनसीआर से भी कर सकते हैं। देखिए, अब मैं इसको दोनों तरीके से करके बताऊंगा दोस्तों। एक आदमी के 5 फ्रेंड हैं, 5 फ्रेंड को बोल दिया ए बी सी डी ई, ये 5 फ्रेंड है। अब हाउ मेनी वेज कैन ही इनवाइट 1 और मोर फ्रेंड्स टू हिज डिनर? इन हाउ मेनी वेज ही कैन इनवाइट, इनवाइट तो करना है 1 और मोर, एक को भी कर सकता है, 2 को भी कर सकता है, 3 को भी कर सकता है, 4 को भी कर सकता है, 5 को भी, पांचों को भी इनवाइट कर सकता है। तो ए को या तो इनवाइट कर दे या नहीं करे, बी को कर दे या नहीं करे। इनवाइट किया, नॉट इनवाइट, इनवाइट नॉट इनवाइट, इनवाइट नॉट इनवाइट। सब में 2-2 तरीके हैं दोस्तों। टोटल वेज हो गए 2⁵ तरीके से अपने दोस्तों से बात कर सकता है। 2⁵ तरीके से बात कर सकता है, बात करके बोलेगा आना है या नहीं आना है। ठीक है, लेकिन एक तरीका ऐसा होगा इसमें सबको मना कर देगा, मत आओ। 2⁵ -1 वेज हो गए जिसमें वो अपने दोस्तों को इनवाइट कर सकता है। 2⁵ कितना होता है दोस्तों? 32 में से एक गए 31 तरीके, 31 तरीकों से वो एक या एक से ज़्यादा लोगों को इनवाइट कर सकता है। अब हम हमारे पुराने तरीके पे चलते हैं, एनसीआर वाले पे। पहला केस, एक को बुलाए, दूसरा केस 2 को बुलाए, तीसरा केस 3 को बुलाए, चौथा केस 4 को बुलाए, पाँचों को बुला ले भाई। ठीक है, 5C1 कितना होता है दोस्तों? चलो चलो बताओ, 5C1 फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 5-1 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 5
फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 5 ऑन फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल 0। ठीक है, ये हो गया 1, ये हो गया 5, ये हो गया 5 चौक 20 10, ये भी हो गया 10, ये भी हो गया 5। ठीक है, कितने केस हो गए? 10 10 20 10 30 और एक 36 केस हो गए ना दोस्तों। वही है दोस्तों, चीज़ वही है, बस करने के तरीके हैं, अलग अलग फॉर्मूले हैं। आपको डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछ सकता है कि इन हाउ मेनी वेज सम और ऑल ऑफ एन थिंग्स कैन बी सेलेक्टेड, कैन बी कंबाइंड। तो आपको बताना है 2n-1। कंडीशन दी हुई है कि आपको कंबाइन तो करना है, मतलब एक को तो आपको निकालना है जिसमें आपने किसी को भी नहीं लिया, वो केस आपको निकालना है। ठीक है, ये मैंने चॉकलेट वाला केस भी बताया था, इसमें आप एक ले लेते, दो ले लेते, तीन ले लेते। 2^3 - 1 किया था दोस्तों, 2^3 होता है 8 - 1 7। यहाँ भी आ जाएगा 3c1, कितना हो गया? 3c1 हो गया 3, 3c2 3, 3c3 1, 7 केसेस। बल्ब में भी कर सकते थे, 10 में से एक ऑन है, दो ऑन है, तीन ऑन है, ऐसे कर सकते थे। 2^10 - 1 ही आता। ठीक है, ये 2^3 - 1। ठीक है दोस्तों, वही तरीका है, वही चीज़ है, बस देखने का तरीका अलग है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कॉम्बिनेशंस फ्रॉम अलाइक ऑब्जेक्ट्स। दोस्तों हमने परम्यूटेशन फ्रॉम अलाइक ऑब्जेक्ट्स पढ़ लिया कि आपको 5 ऑब्जेक्ट दिए, उनमें से आपको 3 को अरेंज करना है और 2 एक जैसे हैं तो कैसे अरेंज करते हैं, या 5 में से 3 एक जैसे हैं, आपको 5 को अरेंज करना है तो कैसे करते हैं। अब है कॉम्बिनेशन मतलब सिलेक्शन। तो आपको कुछ n ऑब्जेक्ट्स दिए हैं, ठीक है, उसमें n1 एक जैसे हैं, n2 एक जैसे हैं, n3 एक जैसे हैं। ठीक है, तो टोटल आपको अगर आपको सिलेक्शन करने हैं कुछ या सबका, तो सिलेक्शन करने के जो तरीके होते हैं उसका फॉर्मूला होता है n+1, n2+1, n3+1, और ये एक -1 कर दिया दोस्तों। -1 क्या होता है? -1 वो बताता है कि आपने एक को भी सिलेक्ट नहीं किया था, ये वो तरीका है। टोटल नंबर ऑफ वेज में ये आता है, तो अपन उसको माइनस कर देते हैं कि हाँ ये एक तरीका वो था जिसमें मैंने किसी को भी सिलेक्ट नहीं किया था। अब दोस्तों ये आया कैसे, मतलब ये बोलना क्या चाह रहा है कि आपके पास कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं ए ए ए बी बी बी, ठीक है, ये आपके पास ऑब्जेक्ट्स हैं, ये टोटल हैं, इसमें ए n1 है, या इसको मैं 3 बोल रहा हूँ, या बी 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 n2 है तो भी मैं 3 बोल रहा हूँ। अब इनमें से कुछ को सेलेक्ट करना है या सबको सेलेक्ट करना है, तो कितने तरीके से हो सकता है? ठीक है, मतलब आपको एक या एक से ज़्यादा सेलेक्ट करने हैं तो कितने तरीके से कर सकते हैं आप सेलेक्ट। ठीक है, लेकिन सेलेक्ट करने हैं तो दोस्तों सबसे पहले मैं ए को देखता हूँ, एक को लूँ बस, एक तरीका हो गया। तीन तरीके, अगर आपके पास 3 अलग अलग ऑब्जेक्ट होते ए बी सी, तो एक को लेने का तरीका 3 हो गया, 3c1 है ना, 3 हो गए। एक को ले लूँ, बी को ले लूँ या सी को ले लूँ, तीनों में से किसी एक को लेना है तो 3 तरीके से ले सकता हूँ। लेकिन यहाँ तीनों ए है, किसी को भी उठा लो, क्या बात है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, एक को उठाना है उठा लिया, दो को उठाना है अगर तो एक तरीका वो हो गया, तीनों को उठाना है तो एक तरीका वो हो गया, तो टोटल 3 तरीके हो गए, या हम इसको n1 तरीके भी बोल सकते हैं। n1 तरीकों से मैं इसको उठा सकता हूँ। इसी तरह इन तीनों को भी n2 तरीके से उठा सकता हूँ, यानी कि 3 तरीके से। अगर मैंने इनमें से एक को भी नहीं उठाया तो वो भी तो एक तरीका हो गया ना, तो +1 हो गया। ऐसे ही इनमें से मैंने एक को भी नहीं उठाया तो वो भी तो एक तरीका हो गया, +1 हो गया। तो ऐसे n1+1, n2+1। अब -1 वो तरीका हो गया जिसमें दोनों नहीं थे। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है आपको n1 कैसे आया? +1 तो आप समझ गए होंगे क्योंकि नहीं उठाया, उठाया या नहीं उठाया, तो उठाया के तरीके हो गए n1 और नहीं उठाने का एक, और ये -1 वो हो गया जिसमें मैंने किसी को नहीं उठाया था। लेकिन फॉर्मूला है ये, तो सवाल करेंगे तो अच्छी क्लैरिटी आएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सवाल है दोस्तों, एकदम बढ़िया सवाल है, अच्छा दमदार सवाल है, मज़ा आएगा करने में। चलिए करते हैं इस सवाल को। आपको कहा गया है कि आपको 4 लेटर सेलेक्ट करने हैं एग्जामिनेशन में से, आप कितने तरीके से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि एग्जामिनेशन में कितने वर्ड रिपीट हो रहे हैं। ई एक बार है,
एक्स भी एक बार है, ए 2 बार है, फिर एम एक बार है, आई 2 बार है, एन 2 बार है, टी एक बार है, ओ एक बार है। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, ग्रुप बना लेते हैं। ई एक्स ए एम आई एन टी और ओ। ठीक है, अब आपको 4 लेटर सेलेक्ट करने हैं। ठीक है, 4 लेटर सेलेक्ट करने के लिए कितने कॉम्बिनेशन बना सकते हो आप? पहला कॉम्बिनेशन बन सकता है कि टू अलाइक एंड टू अलाइक, है ना? मतलब 2 एक जैसे और 2 एक जैसे हो। चारों एक जैसे का केस तो बन ही नहीं सकता, क्योंकि 4 लेटर है, मतलब कोई भी लेटर ऐसा नहीं है जो 4 बार रिपीट हो रहा हो। चारों एक जैसे का केस नहीं बन सकता। कोई भी एक लेटर 3 बार भी रिपीट नहीं हो रहा है तो तीनों वाला केस भी नहीं बन सकता है। 2 बार रिपीट हो रहे हैं, 2, इसलिए 2 2 के केस बन सकते हैं कि 2 एक जैसे हैं और 2 एक जैसे हों, ये और ये या ये। ठीक है, तो 3 केस हैं, 3C2 हो गए कि नहीं हो गए? तो 3C2 में से इस ये बंडल ये बंडल ये बंडल, इन तीनों में से 2 बंडल उठा लिए कोई भी। ठीक है, अब 2 बंडल में से आपको दोनों उठाने हैं। ठीक है, दोनों उठाने हैं तो एक ही तरीका है, तो उसमें कुछ है नहीं। दूसरा आपका बना केस कि 2 तो अलाइक हो और 2 डिफरेंट हो। ठीक है, तो 2 अलाइक वाला एक उठाना है, तो ये 3 बंडल है, तीनों में से एक बंडल उठा लिया। ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 2 डिफरेंट है, तो आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 7 बचे ना। एक बंडल को हटाना पड़ेगा ना, क्योंकि वो इधर आ चुका है। एक बंडल हटा दिया, बाकी 7 बचे, 7C2। थर्ड केस आपका क्या बन सकता है? सोचो, चारों डिफरेंट भी तो आ सकते हैं। आ सकते हैं, क्या आ सकते हैं? 4 डिस्टिंक्ट, चारों डिफरेंट है भाई। चारों डिफरेंट है तो आपके पास देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बंडल है, 8 में से 4 उठा लो, कम बात। ठीक है ना? अब ये मत सोचना कि 8 में से अगर ये वाला बंडल आ गया तो इसमें से एक उठाने का तरीका, कोई भी उठाओ एक ही तरीका है ना, दोनों सेम है। भाई 2 चॉकलेट रखी है डेयरी मिल्क की, आप सोचोगे क्या कौन सी उठाऊं? दोनों एक जैसे, कोई भी उठा लो, एक ही तरीका है। इसलिए अलग अलग होती तो सोचते हैं 2 तरीके हैं, ये ले लूँ या वो ले लूँ, लेकिन कोई भी उठानी एक ही तरीका है। ऐसे ही इन दोनों में से एक चुनने का कोई डिफरेंस नहीं है, किसी को भी उठा लो, एक ही तरीका है। तो ये 8 बंडल हैं, 8 में से 4 बंडल उठा लिए, तो टोटल कितने वेज हो गए? 3C2 प्लस 3C1 7C2 तो 6C4। ठीक है दोस्तों, ये हो गया आपके सिलेक्शन के तरीके। ये हो गए आपके सिलेक्शन के तरीके जब अलाइक ऑब्जेक्ट साथ में हो। तो दोस्तों, बहुत सारे केस डिस्कस कर लिए, बहुत सारे सवाल भी कर लिए, और बहुत कुछ सीखा है हमने हमारी इस वीडियो से। दोस्तों, अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक कमेंट और शेयर जरूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ठीक है, और अगर इस तरह की वीडियो और चाहिए तो इस वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम और वीडियो लेकर आते रहेंगे।